हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका एडवांस जावास्क्रिप्ट की वीडियो सीरीज़ में। इस वीडियो सीरीज़ में हम फॉलोइंग टॉपिक्स को कवर करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे लेट एंड कॉन्स्ट को, हम समझेंगे टेम्पलेट स्ट्रिंग क्या होता है, आर्म फंक्शंस को देखेंगे, ऑब्जेक्ट लिटरल्स को जानेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग को समझेंगे, देन हम मॉड्यूल्स एंड एरर हैंडलिंग को कवर करेंगे। पिछले वाले जावास्क्रिप्ट की वीडियो सीरीज़ में हमने जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स को कवर किया था। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उन्हीं चीज़ों को, लेकिन उनको एक बेटर तरीके से लिखने का, साथ ही साथ हम इसमें कुछ नए कॉन्सेप्ट्स भी सीखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ जावास्क्रिप्ट बता रहे हैं उनके ईयर के हिसाब से। तो 1997 में सबसे पहले ECMAScript 1 आया था। ECMAScript 1 को ऐसा समझिए कि ECMAScript स्टैंडर्ड है जावास्क्रिप्ट को लिखने का, जिसमें हम सिंटैक्स और बताते हैं कि सारे सिंटेक्स कैसे डिफाइन करने हैं, कैसे उनको यूज़ करना है। फिर 1998 में 2 आया था, ऐसे करके 3 आया, फिर 5 आया, फिर 5.1 आया। तो इसमें कुछ चेंजेस आए थे, है ना, कि कुछ नई चीज़ें आई जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन 2015 में ES6 आया था, जिसका शॉर्ट फॉर्म है ECMAScript 2015 का। में ES एंड 6th वर्जन आया था ये ECMAScript जो जावास्क्रिप्ट का स्टैंडर्ड है। तो हम ES6 को इसलिए समझने वाले हैं क्योंकि ES6 से पहले जो भी चेंजेस आते थे जावास्क्रिप्ट में, और ES6 में जो बदलाव आया वो काफ़ी डिफरेंट था। इसमें काफ़ी सारी नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई थी जावास्क्रिप्ट में, जो पहले हम नहीं करते थे। तो इस वर्जन के बाद जावास्क्रिप्ट में काफ़ी सारे डिफरेंट चीज़ों का लिखने का तरीका बदल गया, तो इसको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो 2015 में ES6 आया था, उसके बाद 2016 में ES7, फिर 17 में ES8 आया, एंड 2018 में ES9 आया, ठीक है। लेकिन हम ES6 को जानेंगे क्योंकि ये बाकी ES7, 8, 9 में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिमिलर टू मोस्टली चीज़ें ES6 में कवर करेंगे जो काफ़ी डिफरेंट है प्रीवियस वर्जन जो ECMAScript के थे, ठीक है। तो इसमें जो टॉपिक्स लिखे हैं वो वही लिखे हैं जो ES6 में जो चेंजेस आए थे पुराने वर्जन के कंपेयर में। ये हम लेट एंड कॉन्स्ट यूज़ करने लगे। पहले हम वार यूज़ करते थे जावास्क्रिप्ट में, फिर एक टेम्पलेट स्ट्रिंग को यूज़ करने का तरीका इंट्रोड्यूस हुआ, फिर एरो फंक्शंस आए। फंक्शंस को पहले हम डिफरेंट तरीके से लिखते थे, अब हम ES6 में एक नया तरीका देखेंगे फंक्शंस को लिखने का, जैसे ऑब्जेक्ट लिटरल्स, डिस्ट्रक्चरिंग और इन सबको समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले टॉपिक पर चलते हैं, लेट एंड कॉन्स्ट। तो वार, लेट एंड कॉन्स्ट, ये तीन तरीके के अपने पास तरीके होते हैं जिससे हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इन तीनों के बारे में हमने डिफरेंस ऑलरेडी कवर कर लिया था कि कौन सी चीज़ को कब यूज़ करना है और कौन सी चीज़ को यूज़ करने से क्या इफेक्ट आएगा। इसको हमने जावास्क्रिप्ट की वीडियो सीरीज़ में ऑलरेडी कवर किया था। तो यहाँ पर हम बस ये जानना चाहते हैं कि वार, लेट एंड कॉन्स्ट में जो वार है उसको ES6 में हम यूज़ नहीं करते हैं, ES6 में हम लेट एंड कॉन्स्ट दोनों चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो अब हम कोई भी वेरिएबल बनाएंगे तो वो वार करके नहीं बनाएंगे, वो लेट करके बनाएंगे या कॉन्स्ट करके बनाएंगे, ठीक है। तो लेट एंड कॉन्स्ट में ये है कि कोई कांस्टेंट वैल्यू है जो फ्यूचर में कभी चेंज नहीं होगी, तो उसको हम कॉन्स्ट के तरीके से बनाएंगे। अगर कोई वैल्यू है जो फ्यूचर में चेंज होती रहेगी तो उसको हम लेट करके बनाएंगे। तो इसमें हमने पुरानी जावास्क्रिप्ट की वीडियो सीरीज़ में डिफरेंस समझा था कि जब वार करके कोई वेरिएबल बनाते हैं, यहाँ पे देखिए आप, वार एक्स इक्वल टू हेलो, एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया और वापस से उसको हम रीडिक्लेयर कर सकते हैं। रीडिक्लेयर करने का मतलब है कि वार वापस से लिखा और वापस से सेम वेरिएबल बनाया, इक्वल टू उसको कोई नया वैल्यू दे दिया। तो यहाँ पर हम फिर से वार करके सेम वेरिएबल को लिख सकते हैं एंड उसका वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन लेट में क्या होता है, लेट एंड कॉन्स्ट में आप उस चीज़ को वापस से रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। वापस ऐसे नहीं कि आप लेट एक्स इक्वल टू कुछ लिख दें, सेम वेरिएबल को वापस आप बना नहीं सकते। वो एक बार बन गया तो उसको आप उसका वैल्यू चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसको वापस से नहीं बना सकते।
क्योंकि जब लेट लिखेंगे तो इसका मतलब है कि हम उस वेरिएबल को वापस से बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमने पहली लाइन पे उसको बना दिया तो उसका वैल्यू चेंज कर सकते हैं लेकिन उसको बना नहीं सकते। यहाँ पर तो आप देखिए कि वेरिएबल को वापस बना भी सकते हैं। तो लेट में ये डिफरेंस है कि वार और लेट में, कि लेट में हम वापस से ये नहीं कर सकते हैं। अगर हम ये करने जाएंगे तो हमको कुछ एरर मिलेगा जावास्क्रिप्ट में, और हम इसका वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो ये जो ग्रीन में है ये चीज़ हम कर सकते हैं। एक बार वेरिएबल को आपने डिक्लेयर कर दिया उसके बाद आप उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। और कॉन्स्ट के अंदर हम दोनों ही चीज़ें नहीं कर सकते। हम वेरिएबल को वापस डिक्लेयर भी नहीं कर सकते। देखिए कॉन्स्ट करके एक हेलो स्ट्रिंग दिया, हम वापस से कॉन्स्ट करके ऐसे लिख भी नहीं सकते, साथ ही साथ हम उसकी वैल्यू भी चेंज नहीं कर सकते। यहाँ लेट एंड कॉन्स्ट में सिर्फ ये डिफरेंस है कि लेट में आप उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं आगे, लेकिन कॉन्स्ट में आप उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हैं। और वो इसलिए क्योंकि कॉन्स्ट का मतलब ही यही है कि वो कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट वैल्यू का मतलब है कि वो वैल्यू चेंज नहीं कर सकते आप। तो आपने जो एक बार दे दी तो वही वैल्यू रहेगी। अगर आप उसको चेंज करने जाएंगे तो आपको प्रोग्राम में जावास्क्रिप्ट में एरर मिलेगा, ठीक है। तो फ्यूचर में हम जब कोई भी प्रोजेक्ट करेंगे तो उसमें हम लेट एंड कॉन्स्ट का यूज़ करेंगे, वार का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हम अपने लेटेस्ट जो जावास्क्रिप्ट का लिखने का जो स्टैंडर्ड तरीका है उसको हम ES6 को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो एक और डिफरेंस होता है वार लेट कॉन्स्ट में, उसको भी चलिए देखते हैं। कि वार के अंदर आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपने कोई कंडीशन या कोई फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल बनाया है, तो हमने एक कॉन्सेप्ट कवर किया था जावास्क्रिप्ट की वीडियो सीरीज़ में कि दो स्कोप होते हैं वेरिएबल के। एक ग्लोबल स्कोप होता है, एक लोकल स्कोप होता है। लोकल में आप किसी कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोई चीज़ यूज़ करते हैं, कोई वेरिएबल बनाते हैं अगर वहाँ पर, तो उसका जो स्कोप है, उसकी जो लाइफ है, वो उस कर्ली ब्रैकेट के अंदर तक ही सीमित होती है। उसके बाहर अगर आप उसको यूज़ करने जाएंगे तो वो यूज़ नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। अगर आपने कोई वेरिएबल बाहर बनाया है फंक्शंस कर्ली ब्रैकेट के अंदर, नहीं बनाया बाहर बनाया, तो उसको आप, वो ग्लोबल स्कोप हो जाएगा। उसको उसको आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं और बाहर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि, लेकिन ये जो ग्लोबल स्कोप है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये लेट एंड कॉन्स्ट में फॉलो होता है। आप देखिए कि हमने कोई वेरिएबल बनाया, इफ़ कंडीशन के कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोई वेरिएबल बनाया, तो इस होना तो ये चाहिए था कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही इसका लाइफ रहता। क्योंकि अगर हम इसके नीचे इसको वार एक्स इक्वल टू हेलो लिखा, इसके नीचे की लाइंस कुछ अगर और होती कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही, तो वहाँ पर हम वेरिएबल को यूज़ कर सकते थे, है ना। लेकिन हम इसको बाहर भी यूज़ कर सकते हैं। तो वार के केस में ऐसा होता है कि अगर वार करके आप कुछ बनाते हैं, तो अगर आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर भी अगर आपने वेरिएबल बनाया तो उसको कर्ली ब्रैकेट के बाहर भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर वार के केस में उसका स्कोप ग्लोबल होता है वेरिएबल का। अगर आप किसी ब्लॉक के अंदर बनाते हैं, कर्ली ब्रैकेट को हम ऐसे बोलते हैं ब्लॉक स्कोप, है ना, ब्लॉक बोलते हैं। ये कर्ली ब्रैकेट एक प्रकार से ब्लॉक हो गया जिसके अंदर आप अपनी लाइंस लिखते हैं। तो इफ़ कंडीशन हो गई, इफ़ कंडीशन का जो ब्लॉक हो गया वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप जो भी लिखेंगे वो उसका पूरा ब्लॉक हो जाएगा, पूरा एक बॉक्स हो जाएगा जिसके अंदर आप मल्टीपल लाइंस लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप कि ग्लोबल स्कोप है, इसका मतलब वेरिएबल आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर बना रहे हैं, उसके बाहर भी आप उसको यूज़ कर पा रहे हैं। लेकिन लेट एंड कॉन्स्ट में अगर कोई वेरिएबल आप ब्लॉक के अंदर डिफाइन करते हैं, या कहें कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप उसको बनाते हैं, तो उसका लाइफ जो है वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर तक ही सीमित होता है। जब कर्ली ब्रैकेट बंद हो जाएगा जिस लाइन पे, उस लाइन से वो वेरिएबल आप बाहर यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये वेरिएबल हमने इफ़ कंडीशन के ब्लॉक के अंदर बनाया कर्ली ब्रैकेट के अंदर, तो उसको आप देखिए बाहर आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो अगर आप बाहर ऐसे उसको यूज़ करना बैठेंगे तो आपको जावास्क्रिप्ट से एरर मिलेगा। सेम चीज़ कॉन्स्ट के केस में भी है। कॉन्स्ट के केस में भी अगर आप उसका जो वेरिएबल का स्कोप होता है वो लोकल होता है या ब्लॉक होता है, आप ऐसे बोल सकते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर तक ही उसका सीमित रहेगा, उसको आप बाहर यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक बार इसको एक एग्जांपल से देखते हैं ये इस स्कोप को। तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल, वेरिएबल ए वैल्यू है 10। हम चेक कर रहे हैं इफ़ ए इक्वल टू 10। तो यहाँ पर एक दूसरा वेरिएबल बना देते हैं, वेरिएबल बी इक्वल टू 5। फिर वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर देते हैं, लेकिन हम इसको लेट करके बनाना है अपने को। अब अपना आपको पुराना जो हैबिट था वार लिखने का वो छोड़ना पड़ेगा। अब आपको लेट
लिखना पड़ेगा। तो आप लेट करके लिख सकते हैं, लेट, ठीक है। यहाँ पर भी लेट लिखेंगे। तो लेट करके आपने बी वेरिएबल बनाया, उसकी वैल्यू चेंज कर देते हैं, बी इक्वल टू 6, कंसोल लॉग कर देते हैं यहाँ पर बी। अभी के लिए मैं इसको कमेंट करता हूँ। हम ये देखना चाहते हैं कि क्या मैं इस बी जो वेरिएबल है उसको बाहर कंसोल लॉग करते हैं, बी वेरिएबल को, बी एंड ए को भी यहीं पे प्रिंट कर देते हैं, कंसोल लॉग, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ए की वैल्यू 10 है तो 10 प्रिंट होना चाहिए लाइन नंबर 15 पे। एंड सिंस ए की वैल्यू 10 है तो ये इफ़ कंडीशन के अंदर जाएगा, बी को 5 वैल्यू देगा एंड बी की वैल्यू चेंज करें 6। तो लेट्स सी कि सिंस हमने ये बी जो वेरिएबल है ये ब्लॉक के अंदर बनाया है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर, तो मैं बताना चाहता हूँ कि हमने इसको बनाया लाइन नंबर 11 पे, तो 12 पे इसको यूज़ कर रहे हैं, 13 तक ही इसको हम देख सकते हैं क्योंकि 14 पे अपना ब्लॉक ख़त्म हो रहा है कर्ली ब्रैकेट। तो इसमें इसकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी यहाँ से, तो इसको बाहर यहाँ पे 16 लाइन पे यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो एक बार कंसोल लो करके देखते हैं क्या प्रिंट होता है। तो आप देख रहे हैं कि ए की वैल्यू प्रिंट हो रही है लेकिन बी का कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है। अगर मैं एरर पे क्लिक करूँ तो आप देखेंगे कि एक एरर आया, रेफरेंस एरर, बी इज़ नॉट डिफाइंड। वो बोल रहा है कि आपने बी को डिफाइन नहीं कर रखा है। और वो ऐसा क्यों है? क्योंकि 16 पे बोल रहा है बी डिफाइन नहीं है। बी इसलिए डिफाइन नहीं क्योंकि बी मिल ही नहीं रहा उसको। हाँ, तो क्योंकि बी वो बाहर ढूंढ रहा है कि बी हमने ब्लॉक के अंदर बनाया तो यहीं पे उसका ख़त्म हो गया, तो बी यहाँ से उसका लाइफ का ओवर हो गया, तो वो बाहर वो ऐसे बिहेव करेगा कि वो है ही नहीं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। तो आप देख सकते हैं कि बी को अगर हम बाहर प्रिंट कराने का ट्राई कर रहे हैं तो बाहर वो प्रिंट नहीं हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे तो प्रिंट नहीं हो रहा है, यहाँ पे तो एरर मिल रहा है, इसको कमेंट करता हूँ, यहाँ पर इसको अनकमेंट करता हूँ, तो ब्लॉक के अंदर हम तो मैं इसको एक्सेस कर पाऊँगा। तो मैं लाइन नंबर 13 पे बी का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा क्योंकि जो ये बी बनाया है ये ब्लॉक के अंदर बनाया है और जो कंसोल लॉग कर रहा हूँ वो भी मैं ब्लॉक के अंदर ही कर रहा हूँ। तो इसको सेव करके एक बार चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि लाइन नंबर 13 पे अब 6 प्रिंट हो रहा है। लाइन नंबर 13 यही है जहाँ पर बी की वैल्यू प्रिंट हो रही है, तो उसका वैल्यू 6 प्रिंट हो रहा है। ये डिफरेंस है। अगर हम इसको वार करके बनाएंगे तो वार में जैसे बताया था कि वो उसको हम बाहर भी प्रिंट हो जाएगा, वो बी का वैल्यू जो है वो बाहर भी प्रिंट हो जाएगा, स्कोप यहीं तक नहीं रहेगा। अगर हमने यहाँ पर भी बनाया लेकिन तो भी उसको नीचे बाहर प्रिंट करा पाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो आपको 6 प्रिंट होते हुए मिलेगा लाइन नंबर 16 पे। लाइन नंबर 16 पे बी का वैल्यू 6 प्रिंट हो रहा है, जिसको हमने ब्लॉक के अंदर बनाया लेकिन उसको बाहर भी प्रिंट करा पा रहा है। तो वही मैं बता रहा था कि जो ये वार से बनाते हैं तो उसको बाहर भी एक्सेस कर पाते हैं, लेकिन लेट एंड कॉन्स्ट में हम उसको बाहर यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार कॉन्स्ट का भी देख लेते हैं, कॉन्स्ट करके। यहाँ पर कॉन्स्ट करके एक वेरिएबल है, ए की वैल्यू 10 है। यहाँ पर कॉन्स्ट करके मैं एक और वेरिएबल बना रहा हूँ बी, जिसको 5 वैल्यू दिया, ठीक है। यहाँ पर इसको अभी कमेंट कर देता हूँ। तो ये वेरिएबल जो है मैंने कॉन्स्ट बी वेरिएबल, वो कॉन्स्ट वैल्यू है, मतलब कॉन्स्टेंट वैल्यू है, जिसको वैल्यू एक बार दे दी तो वो चेंज नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर इसको 5 दिया, तो अगर हम ये इसको वैल्यू चेंज करने बैठेंगे तो वो होगा नहीं, वो एरर दे देगा, ठीक है। तो ये चेक करते हैं कि ये एरर आता है कि नहीं आता है। कि कांस्टेंट कॉन्स्ट करके अगर कोई वेरिएबल बनाया तो उसका वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हैं। तो लाइन नंबर 12 पे अपने को एरर मिलना चाहिए। यहाँ पर कंसोल लो करके देखते हैं बी को भी ब्लॉक के अंदर ही, तो आप देखेंगे कि कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि प्रोग्राम को यहीं पर एरर आ गया, यहाँ पर 12 लाइन पे, तो वो नीचे का कोई भी पार्ट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। लाइन नंबर 12 पे कॉन्स्टेंट वैल्यू का वापस से उसका कुछ नया वैल्यू दे रहा है जो कि हो नहीं सकता। तो यहाँ पर एरर आया तो ये भी प्रिंट नहीं होगा और नीचे कोई भी लाइन पे प्रिंट नहीं होगा। यहीं से सब एरर आने के बाद कुछ भी नीचे नहीं जाएगा प्रोग्राम। देखते हैं एरर में। आप देखेंगे इनवैलिड असाइनमेंट टू कॉन्स्ट बी, उसने बोला है कि आप इनवैलिड असाइनमेंट कर रहे हो कांस्टेंट वैल्यू कॉन्स्ट बी को, ठीक है। तो जो कॉन्स्ट बी है उसको वापस से, ये आपको बताया था कि इक्वल टू जो होता है, ये इक्वल टू क्या होता है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। इसीलिए आप असाइन कर रहे हो बी को एक नई वैल्यू असाइन कर रहे हो 6, तो बोला है इनवैलिड असाइनमेंट टू कॉन्स्ट बी ना। आप यहाँ पर एक बी को असाइन कर रहे हो 6 जो इनवैलिड है, जो आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि बी एक कॉन्स्ट
वैल्यू है। ठीक है, तो अगर मैं इसको लेट कर वो तो कॉन्स्ट कर मैं ये आप अभी हटा देते हैं क्योंकि ये अपने को एरर मिल रहा है, और देखते हैं। तो पहले यहाँ पर बी को ब्लॉक के अंदर ही प्रिंट करा के देखते हैं 13 पे। तो बी का आप देखेंगे कि आप कोई भी ये तो दूसरा है, ये एरर नहीं है एक्चुअली में जावास्क्रिप्ट में का अपने को जो भी हम कर रहे हैं उससे रिलेटेड कोई भी एरर नहीं है ये। तो उसको मैं अभी हटा देता हूँ। तो आप देखेंगे कि वैल्यू अब बी का 5 जो वैल्यू है वो प्रिंट हो रहा है, 10 भी प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो कॉन्स्ट करके हमने बनाया तो उसको ब्लॉक के अंदर अपन एक्सेस कर पा रहे हैं। अभी मैं इसको कमेंट करता हूँ और चेक करता हूँ कि क्या कॉन्स्ट करके जो मैंने बनाया है क्या मैं उसको बाहर प्रिंट करा सकता हूँ या नहीं करा सकता हूँ। तो यहाँ पर हम कंसोल लॉग करके देखते हैं बी को। तो आप देखेंगे कि एक एरर आया, रेफरेंस बी इज़ नॉट डिफाइंड, वो बोल रहा है सेम एरर आया है, बी डिफाइन नहीं है। वो बोल रहा है बी डिफाइन क्यों नहीं है, क्योंकि बी यहाँ पर बनाया और यहाँ पर ख़त्म हो गया। तो बी वो बाहर ढूंढ रहा है तो ऊपर कहीं, तो बाहर उसको कहीं पे भी बी नहीं मिल रहा है। ठीक है, इस वजह से वो एरर आ रहा है। तो ये डिफरेंस है लेट एंड कॉन्स्ट में कि अगर आपने कोई वेरिएबल जो है लेट एंड कॉन्स्ट के थ्रू बनाया है ब्लॉक के अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर, तो उसको आप वहीं तक यूज़ कर सकते हैं, उसको आप बाहर यूज़ नहीं कर पाएंगे। सेकंड जो टॉपिक को कवर करने वाले हैं हम, जिसका नाम है टेम्पलेट स्ट्रिंग। ठीक है, तो इसको समझते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक वेरिएबल हमने यूज़ किया है यूज़र, जिसको हमने कोई वैल्यू दे दी है। ठीक है, एंड वापस से एक हम कोई वेरिएबल बना रहे हैं ग्रीट। ठीक है, और इक्वल टू में एक स्ट्रिंग कांस्टेंट स्ट्रिंग ले रहे हैं हेलो प्लस, और यूज़र जो वेरिएबल है उसको जोड़ रहे हैं, है ना। यूज़र का जो भी वैल्यू आएगा वो यहाँ पर का वैल्यू चला जाएगा और वो ऐसे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार इसको देखते हैं। ये तो नॉर्मल तरीका है करने का। अगर आप दो स्ट्रिंग को जोड़ना चाहते हैं, दो स्ट्रिंग के वेरिएबल को, या एक स्ट्रिंग का वेरिएबल प्लस एक कांस्टेंट, तो ये आप कर सकते हैं नॉर्मली। तो इसको एक बार देख लेते हैं। कहने का मतलब है कि जैसे कि आप कॉन्स्ट ए बनाते हैं इक्वल टू 10, जो हमने पहले किया था ए, और कॉन्स्ट एक बी बनाया इक्वल टू 10। अगर हम ऐसे कर रहे हैं और हमने एक वेरिएबल बनाया लेट सी इक्वल टू ए प्लस बी लिखा है यहाँ पर, तो ए प्लस बी में क्या होगा, दोनों नंबर हैं तो 10 प्लस 10 दोनों जुड़ जाएंगे और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। ठीक है, सी को अगर हम प्रिंट करेंगे तो उसका वैल्यू हमको मिलेगा 20। ठीक है, तो ऐसे ही हम सेम स्ट्रिंग के लिए भी जैसे ये ऑपरेशन यूज़ कर सकते हैं। जैसे पहला हो गया हेलो। ठीक है, और यहाँ पर एक दूसरी स्ट्रिंग हो गई बी का स्पेस देके ऐसे लिखा हमने जावास्क्रिप्ट, ये दूसरी स्ट्रिंग हो गई। ठीक है, हेलो ए की जो वैल्यू है वो हेलो है, बी की वैल्यू जो है जावास्क्रिप्ट है। अगर हम ऐसा एक वेरिएबल बनाएंगे सी और ए प्लस बी लिखेंगे, तो अब ये तो नंबर नहीं है, तो स्ट्रिंग्स है। नंबर तो डायरेक्टली जुड़ जाते हैं, 10 प्लस 10 20 हो गया। तो अगर हम प्लस यूज़ करेंगे स्ट्रिंग वेरिएबल के लिए तो क्या होगा, तो एक बार देखते हैं। यहाँ पर एक स्ट्रिंग है, बी भी एक स्ट्रिंग है, दोनों को जोड़ रहे हैं, तो जोड़ने पर क्या होता है। तो चलिए प्रिंट होते हुए आपको मिलेगा हेलो जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो दोनों वेरिएबल यहाँ पे अगर स्ट्रिंग का यूज़ करें तो दोनों वेरिएबल क्या कॉन्केट हो जाएंगे। कॉन्केट का मतलब ये है कि एक के पीछे दूसरा जुड़ जाएगा, दूसरा लग जाएगा, है ना, चिपक जाएगा, ऐसा समझ लीजिए। स्ट्रिंग की जो वैल्यू होती है अगर आप उसको जोड़ने लगते हैं तो वो चिपक जाती है, ए के पीछे बी चिपक जाएगा अगर आप प्लस लिखेंगे तो, है ना। तो ये आपको डिफरेंस समझना है कि नंबर में डायरेक्टली नंबर जुड़ जाता है, लेकिन स्ट्रिंग के केस में वैल्यू चिपक जाती है। ठीक है, तो सेम चीज़ अगर आप ऐसे लिखेंगे, अगर हेलो, अगर आपने आप ये भी करेंगे तो भी इसके केस में भी चिपकेगा, क्योंकि अगर पहला वो देखेगा कि ए जो भी आप पहले प्लस से पहले यूज़ कर रहे हैं उसका टाइप देखेगा। अगर उसका स्ट्रिंग है तो जो प्लस के बाद का होगा वो उसके चिपक जाएगा। ठीक है, तो हेलो है और बी एक नंबर है। अब देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। ए प्लस बी कर रहे हैं, ए में हेलो है, बी में 10 है। ठीक है, तो हेलो 10 जैसे मैंने बोला कि अगर स्ट्रिंग्स हैं तो वो चिपक जाएंगे। ये एक पहला स्ट्रिंग है, दूसरा नंबर है, फिर भी पहला स्ट्रिंग है तो के बेसिस पे वो दूसरा उसके साथ चिपक जाएगा। क्योंकि हेलो के में 10 कैसे जोड़ेंगे आप, जोड़ तो सकते नहीं, 10 प्लस 10 20 तो नहीं कर सकते हैं आप।
तो ये तो स्ट्रिंग्स हैं, तो स्ट्रिंग के केस में बस चिपक जाता है, एक के पीछे दूसरा लग जाता है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे आपको हेलो 10 दिखेगा, है ना, A+B करेंगे तो C की वैल्यू 10, हेलो 10 दिखेगी। और एक और सीन समझते हैं जिसमें आपको थोड़ा समझना है। जैसे मैंने A की वैल्यू लिखी 10 जो मैंने स्ट्रिंग में लिखी है, B की वैल्यू लिखी 10 जो कि नंबर में लिखी है ना। तो आप यहाँ पर A+B करेंगे तो आपको क्या लगता है कि A की वैल्यू 10 है, B की वैल्यू भी 10 है, लेकिन A की वैल्यू जो है वो 10 वो स्ट्रिंग में है, B की वैल्यू नंबर में। तो क्या होना चाहिए, क्या इसका रिजल्ट जो है वो ये 10 और प्लस जो दूसरा 10 है, तो पहला वाला 10 स्ट्रिंग में तो इसको स्ट्रिंग में लिख देते हैं। तो इस 10 + 10 का रिजल्ट क्या आएगा, क्या रिजल्ट ये आएगा, इसको ऐसे लिख देते हैं, क्या रिजल्ट ये आएगा 20, क्या रिजल्ट ये आएगा 20, या फिर रिजल्ट ये वाला आएगा कि पहला 10 के पीछे दूसरा 10 चिपक जाएगा, 10 10, ठीक है। ऐसे गेस कीजिए कि क्या रिजल्ट आएगा इस केस में। पहला जो ए है वो 10 है, लेकिन वो स्ट्रिंग में है, दूसरा नंबर में, तो 10 + 10 करें, लेकिन पहला वाला 10 स्ट्रिंग का है, तो ये 10 स्ट्रिंग का +10 क्या होना चाहिए, वो जुड़ना चाहिए, ऐसे जुड़ना चाहिए, या स्ट्रिंग जुड़ के स्ट्रिंग डेटा टाइप बनना चाहिए, या फिर 10 के पीछे 10 चिपकना चाहिए। तो इसको अगर आप सेव करके अगर आप प्रिंट करते हुए देखेंगे तो आपको दिखेगा 10 10। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड वाला, जी 10 10 आपको ऐसे मिलेगा। तो यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन यही है कि प्लस के पहले वाले जो वेरिएबल है वो क्या है, उसका डेटा टाइप क्या है, उसका डेटा टाइप क्या है, उसका डेटा टाइप है स्ट्रिंग। तो तरीका कौन सा फॉलो होगा, एक के पीछे दूसरा चिपक जाएगा, तो पहला 10 है तो उसके पीछे प्लस करके दूसरा 10 भी चिपक जाएगा, तो पहला 10 के पीछे दूसरा 10 चिपक गया ना। तो अगर दोनों में से कोई एक स्ट्रिंग होता है तो लोग वो जुड़ते नहीं है, अगर चाहे वो वैल्यू उनके नंबर भी हो, लेकिन अगर डेटा टाइप सेम नहीं है, दोनों का नंबर नहीं है, तो वो चिपक जाएंगे, वो एक्चुअली में जुड़ेंगे नहीं, 10 + 10 20 नहीं होंगे, वो बस 10 के पीछे दूसरा 10 चिपक जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझना है। तो आप मतलब कि जो प्लस ऑपरेशन है वो आप स्ट्रिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, नंबर में भी यूज़ कर सकते हैं, बस आपको डिफरेंस से समझना है कि अगर आप दोनों नंबर होते हैं तो वो जुड़ते हैं, अगर दोनों में से कोई एक भी स्ट्रिंग हो गया तो फिर वो क्या करेंगे, चिपकेंगे, एक कॉन्केट करेंगे, 10 के पीछे दूसरा 10 कॉन्केट हो जाएगा, मतलब कि बस चिपक जाएगा। तो ये है, तो दोनों स्ट्रिंग होंगे तो भी चिपकेंगे, एक स्ट्रिंग होगा दोनों में से कोई एक तो भी चिपकेगा, ठीक है। तो ये है। तो अभी कोई बी बना रहे हैं जिसमें अपन 10 + a कर रहे हैं, अगर ऐसे किया 10 + a, तो यहाँ पे कंसोल लॉग में हमने बी कर दिया, ठीक है। अभी हमने देखा कि ये 10 न्यूमेरिक है +a, अब दूसरा 10 जो है वो स्ट्रिंग वाला है, ठीक है। तो लेट्स सी कि इसका रिजल्ट क्या आता है, उसका रिजल्ट भी वही 10 10 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि एक नंबर में है लेकिन दूसरा भी नंबर में नहीं है, दूसरा तो स्ट्रिंग में है, तो जब दोनों नंबर में नहीं है तो वो जुड़ेंगे नहीं, दोनों जैसे कोई एक भी स्ट्रिंग हो गया तो वो सिंपली क्या करेंगे, एक के पीछे दूसरा चिपक रहा है ना। तो ऐसे 10 + a, तो अगर आपको कोई एक वेरिएबल है ना, तो उसको आप ऐसे जोड़ रहे हैं, तो यही एग्जांपल में बता रहा था कि ऐसे कर सकते हैं। तो आप कोई एक स्ट्रिंग, तीसरा स्ट्रिंग, मतलब कि यहाँ पे देखो ग्रीट एक स्ट्रिंग बनाया उन्होंने, उसमें आप वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हैं। कोई एक तीसरा स्ट्रिंग बना रहे हैं, है ना, पहला स्ट्रिंग हो गया याहू बाबा एंड दूसरा स्ट्रिंग हो गया हेलो एंड तीसरा स्ट्रिंग बनाया ग्रीट, जो कॉम्बिनेशन है किसका, हेलो प्लस पहले वाले वेरिएबल का, पहले वाले वेरिएबल की जो भी वैल्यू रहेगी वो हेलो के साथ जुड़ के एक ये नई स्ट्रिंग बन जाएगी, है ना, ठीक है। तो इसी चीज़ को करने का एक नया तरीका है टेम्पलेट स्ट्रिंग, ठीक है। तो टेम्पलेट स्ट्रिंग में ये है कि आपको ऐसे प्लस नहीं, एक तो ये तरीका हो गया प्लस करके ऐसे लिखने का, ठीक है। तो तीसरे वाले तरीके में क्या है, कॉन्स्ट सी एक बनाते हैं सी, इसमें क्या होगा, आप ये बैकटिक बोलते हैं इसको, ये बैकटिक यूज़ करेंगे, जो आपके कीबोर्ड में मिलेगा आपको सबसे टॉप और लेफ्ट में ना, ESC करके एक बटन होता है स्कैप, उसके नीचे आपको मिलेगा बैकटिक, ठीक है। और बैकटिक यूज़ करने, बैकटिक आप लिख यूज़ करेंगे, है ना।
जब बैकटिक यूज़ किया आपने तो उसका मतलब ये हो जाएगा कि आपका जो भी इससे बनेगा, जो भी वैल्यू बनेगा वो स्ट्रिंग रहेगा, ठीक है। बैकटिक जब यूज़ करेंगे तो आउटपुट आपको स्ट्रिंग मिलेगा, ठीक है। अब देखते हैं कि इसके अंदर हम यूज़ करते हैं, तो इसके अंदर आप प्लस, बिना प्लस के भी आप वेरिएबल को यूज़ कर पाएंगे, लेकिन तरीका डिफरेंट होगा। पहला वाला 10 यूज़ कर रहे हैं, अब प्लस अपने को लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें क्या होगा, डॉलर लगेगा। और अब आपको ये ए वेरिएबल यूज़ करना है बेसिकली यहाँ पर, है ना। आप ए वेरिएबल को कैसे यूज़ करेंगे, तो उसको यूज़ करने का तरीका ये होता है, बैकटिक के अंदर डॉलर लगाना पड़ता है आपको, कर्ली ब्रैकेट लगाने पड़ते हैं, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप अपना वेरिएबल आप दे सकते हैं। तो ए आपका वेरिएबल है तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो सेम जो बी में किया वही आप सी में कर रहे हैं, लेकिन बी और सी में डिफरेंस देखिए। इस सी में अपने को बैकटिक यूज़ किया हमने, ये बैकटिक वाले सिंबल, और प्लस की जगह हम प्लस हमको यूज़ नहीं करना है इसमें, हमको वेरिएबल यूज़ करना है यहाँ बैकटिक के अंदर, तो हम डॉलर और कर्ली ब्रैकेट यूज़ करते हैं। अब उसके अंदर आप जो भी वेरिएबल यूज़ करना चाहते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली आपको 10 के पीछे ये वेरिएबल प्रिंट होते हुए दिखेगा। तो प्रिंट आपको ये नहीं होगा, ऐसे ऐसे प्रिंट नहीं होगा कि डॉलर आ गई 10, फिर डॉलर प्रिंट नहीं होगा, फिर ऐसे 10 प्रिंट नहीं होगा, ऐसे प्रिंट नहीं होगा। ए की वैल्यू क्या है, 10, है ना। तो ऐसे प्रिंट नहीं मिलेगा आपको, सिंपली आपको बस जो वेरिएबल है वो ऐसे ऐसे मिलेगा। ये डॉलर और अपन कर्ली ब्रैकेट तो इसलिए यूज़ कर रहे हैं वेरिएबल बताने के लिए बैकटिक में कि यहाँ पर आप जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ए की जो भी वैल्यू होगी फाइनली वो पूरा इसको रिप्लेस करेगा, डॉलर और कर्ली ब्रैकेट को, और वो वैल्यू यूज़ होगी, ठीक है। तो ऐसे आपको प्रिंट नहीं मिलेगा, प्रिंट आपको कैसे मिलेगा, जैसे 10 10, ठीक है। ये हट जाएंगे उस समय जब आप एक्चुअल में प्रिंट होगा, तो वेरिएबल प्रिंट होगा और ये सब हट जाएंगे, और वेरिएबल की जो वैल्यू होगी वो यूज़ हो जाएगी। तो देखते हैं, तो अगर मैं इसको कंसोल लॉग करता हूँ तो आप यहाँ पर देखिए 10 10 प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे नंबर में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं वापस, वही वाला हेलो यू है अपने पहला स्ट्रिंग, ठीक है। और दूसरा जो स्ट्रिंग है, पहला स्ट्रिंग हेलो हो गया, ठीक है। एंड तो दूसरा जो स्ट्रिंग है ए प्लस कर रहे हैं, ए की वैल्यू हो गई हेलो, एंड एक दूसरी कांस्टेंट स्ट्रिंग है जावास्क्रिप्ट, ठीक है। इस करके ये है, यहाँ पर बी एक वेरिएबल बना रहे हैं जो कॉम्बिनेशन है किसका, ए वेरिएबल की कोई भी जो वैल्यू रहेगी हेलो प्लस जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो इसी चीज़ को बी को अपने को अगर अपने को इस तरीके से लिखना है बैकटिक के तरीके से, तो कैसे लिखेंगे। अब आपका वेरिएबल जो है पहले आ रहा है ना, तो इस वेरिएबल को बैकटिक के अंदर यूज़ करने का तरीका बताया, डॉलर यूज़ करेंगे पहले, सबसे पहले डॉलर लिखेंगे, फिर कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। अब आप इसके अंदर अपना वेरिएबल लिखेंगे ए, और सिंपली कर्ली ब्रैकेट जब बंद करने के बाद आप अपना जो भी आप यहाँ पे लिख रहे हैं उसको वापस यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप डबल कोड यूज़ कर रहे थे, यहाँ पर आपको डबल कोड यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है, इस देखिए आप ऐसे जावास्क्रिप्ट लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप बी में देखिए कि आपको डबल कोड यूज़ करना पड़ रहा था, ए प्लस प्लस की जगह पे डॉलर, यहाँ पे ए के बाद क्या बोलते हैं ए वेरिएबल हमने डॉलर में लिखा कर्ली ब्रैकेट, और जो बी है, सॉरी बी नहीं है जावास्क्रिप्ट है, इसको हमने इसी तरीके से लिखा यहाँ, लेकिन बैकटिक के अंदर आपको कांस्टेंट जो भी वैल्यू लिखनी होती है तो वहाँ पे डबल कोड या सिंगल कोड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ऐसे आपका जो भी स्ट्रिंग है वो ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं कंसोल लॉग करूँगा सी को अगर हम कंसोल लॉग करेंगे तो आपको दिखेगा हेलो जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ऐसे डबल कोड यूज़ नहीं किया, वो हमको ज़रूरत नहीं है लिखने का, ठीक है। अगर आप डबल कोड लिखते हैं, देखते हैं क्या होता है, तो आपको वो डबल कोड यहाँ भी दिखने लग जाएगा फिर, ठीक है। इसलिए यहाँ पे डबल कोड यूज़ नहीं करना है अगर आपका कांस्टेंट स्ट्रिंग है। तो ये केस हम कब यूज़ करते हैं, ये बैकटिक। तो बैकटिक में अगर आपके पास कोई भी वेरिएबल नहीं है तो भी आप ऐसे डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं। अगर आपका स्ट्रिंग है ABCDEFGH तो ऐसे लिख दिया, तो उस केस में जो सी है आपका, ये स्ट्रिंग ऐसे कैसे प्रिंट हो जाएगा ABCDEFG। लेकिन आपके अगर आपको इसके अंदर कोई वेरिएबल यूज़ करना है तो बैकटिक के अंदर आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। जैसे कोई वेरिएबल हो गया, वेरिएबल एक लेट करके एक वेरिएबल बना देते हैं Z=10, ठीक है। अब आज आपको इस वेरिएबल को यूज़ करना है इसके अंदर, तो मैं जैसे मैंने बताया सबसे लास्ट में यूज़ करना है ABCDEFG की H के बाद, तो डॉलर लगाएंगे कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे और उसके अंदर आप वेरिएबल दे देंगे
तो उस वेरिएबल का जो वैल्यू है फाइनली यह पूरा हट के 10 आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं ABCD, E F G लिखा, GH लिखा एंड वेरिएबल यूज़ कर लिया लास्ट में। तो यहाँ पर आपको ABCD, E F G, H एंड 10 प्रिंट होते हुए मिलेगा। तो टेम्पलेट स्ट्रिंग का तरीका है इसमें कि आप ऐसे प्लस ऑपरेटर यूज़ नहीं करते हैं स्ट्रिंग नहीं बनाने के लिए। सिंपली आप ऐसे बैकटिक देते हैं और आप कोई भी आपका जो स्ट्रिंग है कॉन्स्टेंट उसको डायरेक्टली लिख सकते हैं बिना डबल कोट के या सिंगल कोट के। जो भी वेरिएबल है उसको आप डॉलर और कर्ली ब्रैकेट के अंदर पास कर सकते हैं और वो वैसे डायरेक्टली यूज़ हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आपको ये दिख रहा है इसको बैकटिक बोलते हैं। ठीक है, चलिए गाइस अब नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, ऑब्जेक्ट लिटरल्स। तो ऑब्जेक्ट लिटरल से पहले आपको मैंने पिछले वाले जावास्क्रिप्ट की वीडियो सीरीज में ऑब्जेक्ट बताए थे। तो ऑब्जेक्ट एक इसमें क्या होता है, हम कर्ली ब्रैकेट यूज़ करते हैं एंड लेफ्ट साइड में अपना प्रॉपर्टी रहता है, फिर कोलन, फिर उसकी वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं पहले। वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल हमको जो भी नए वेरिएबल है अपने को याद रखना है कि अपने को वो सब वेरिएबल किस तरीके से बनाने हैं, या तो लेट करके या कॉन्स्ट करके। ठीक है, तो लेट करके अपन बनाते हैं, ए स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट एंड इसका यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाना है तो कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं और यहाँ पर की प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं, स्टूडेंट का नेम लिखते हैं, कुछ नेम हो गया अजय एंड अजय कुमार लिख देते हैं। इसकी आईडी हो गई, आईडी हो गया इसका 10 एंड इसके परसेंट लिख देते हैं या फिर इसका हाइट लिख देते हैं 172 लिख देते हैं सेंटीमीटर में। ठीक है, तो ये अपने पास एक स्टूडेंट है जिसका डिटेल अपने को देना है एक से ज़्यादा वैल्यूज़ में, तो इसलिए हमने ऑब्जेक्ट यूज़ किया जिसमें हमने उसका आईडी से, नेम से और हाइट से बता दिया स्टूडेंट के बारे में। ठीक है, तो अगर मैं कंसोल लॉग स्टूडेंट करता हूँ, कंसोल लॉग स्टूडेंट, आपको स्टूडेंट ऑब्जेक्ट लिखा हुआ प्रिंट होगा। ये बताएगा कि स्टूडेंट जो है आपने जो भी प्रिंट किया वेरिएबल वो एक ऑब्जेक्ट उसका डेटा टाइप है और इसमें आपको सारा, अगर आप इसको एक्सपांड करेंगे तो आपको सारी प्रॉपर्टीज़ दिखेगी, हाइट, आईडी एंड नेम। तो यहाँ पर आप एक डिफरेंस देखेंगे कि हमने पहले तो आईडी लिखा, फिर नेम लिखा, फिर हाइट लिखा, लेकिन वहाँ पर पहले आईडी दिख रहा है, फिर आईडी दिख रहा है, फिर नेम दिख रहा है। तो ये कोई इसको खास डिफरेंस नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हाइट पहले इसलिए आ रहा है क्योंकि जब ये कंसोल लॉग करता है सारी प्रॉपर्टीज़ को तो वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करता है। सबसे पहले पहला लेटर जो स्मॉल होता है A to Z में वो पहले आता है, तो H पहले आता है आई से, इसीलिए हाइट पहले प्रॉपर्टी उसने प्रिंट कर दी, फिर आईडी, फिर नेम। तो डजेंट मीन कि आपको कोई दूसरा वेरिएबल प्रिंट होकर दिख रहा है, आपको आपने जो वेरिएबल प्रिंट किया स्टूडेंट का वही है, बस उसने उस प्रॉपर्टीज़ को उसने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में दिखा रहा। तो ऑब्जेक्ट उसका डेटा टाइप आपने उसको एक्सपांड किया, उसके अंदर आपको 3 प्रॉपर्टीज़ दिख रही है, हाइट की वैल्यू 172 है, आईडी की वैल्यू 10 है एंड नेम अजय कुमार है। ठीक है, अब यहाँ पर एक थोड़ा चेंज करते हैं। यहाँ पर क्या चेंज करते हैं कि जहाँ पर जो नेम है का नेम, इसका एक वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है, ऊपर एक वेरिएबल बना लेते हैं, वेरिएबल। तो आप पता है अपने को हैबिट में डालना है कि आप अपने को वेरिएबल किस तरीके से बनाना है, लेट या कॉन्स्टेंट से। कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू रहेगी चेंज नहीं होगी तो उसको अपन कौन से बनाएंगे, अदरवाइज लेट से। तो यहाँ पर हम नेम की जो वैल्यू है अजय कुमार, इसको हम एक वेरिएबल में सेव करना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर ऐसा केस हम अज्यूम करके चलते हैं कि जो ये वैल्यू है अजय कुमार ये चेंज होती रहेगी। ठीक है, इसकी नेम की जो वैल्यू है स्टूडेंट की, यहाँ पर हम फिक्स नहीं रखना चाहते हैं, यहाँ पर इसको कोई वेरिएबल में रखना चाहते हैं ताकि वेरिएबल की वैल्यू ऊपर चेंज करे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो यूज़ हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर हम इसको लेट फुल नेम बोल देते हैं, फुल नेम एंड वैल्यू दे देते हैं यहाँ पर अजय कुमार। ठीक है,
और यहाँ पर अब हम नेम की जो वैल्यू है वो एक वेरिएबल में सेव कर ली, तो इस वेरिएबल को हम डायरेक्टली यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, फुल नेम। ठीक है, तो यहाँ पर आईडी की वैल्यू 10 है, हाइट की वैल्यू 172 है, और नेम की जो वैल्यू है वो, नेम की वैल्यू फुल नेम नहीं है, फुल नेम वेरिएबल एक है जिसके वैल्यू एक्चुअली में अजय कुमार है, तो नेम की वैल्यू यहाँ पर अजय कुमार हो जाएगी। लेकिन प्रॉपर्टी स्टूडेंट जो ऑब्जेक्ट है उसमें जो प्रॉपर्टीज़ की जो वैल्यू है उसमें हम वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं। कंसोल लोग स्टूडेंट करते हैं और चेक करते हैं कि वैल्यू क्या आता है। तो आप देखेंगे अभी भी नेम का जो वैल्यू है अजय कुमार ही यूज़ होगा, लेकिन हमने उसको एक वेरिएबल में सेव कर लिया था ऊपर, और उसको हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिटरल्स इसमें जो पेज है उसमें ये कॉन्सेप्ट है कि अगर आपका जो प्रॉपर्टी का नाम और वेरिएबल का नाम जो आप उसको जिसमें वैल्यू उसका दे रहे हो, अगर वो दोनों नाम सेम होते हैं तो आपके पास उसको लिखने का शॉर्टकट तरीका अवेलेबल है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, नेम प्रॉपर्टी का नाम है, वेरिएबल का जो जिसकी जो इसको वैल्यू दे रहे हैं उसका नाम भी नेम ही रख देते हैं। तो प्रॉपर्टी का नाम है सेम, उसी नाम से वेरिएबल भी क्रिएट कर देते हैं, और यहाँ पे नेम में नेम ही यूज़ कर लेते हैं। और नेम कॉलन के लेफ्ट साइड की प्रॉपर्टी होती है, तो ये नेम की प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो नेम है, और नेम एक वेरिएबल है तो उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है ये। तो अभी अभी अगर अगर हम कंसोल लो करेंगे तो अपने को वही मिलेगा, क्योंकि हमने सिंपली बस वेरिएबल का नाम चेंज किया है, फुल नेम से नेम कर दिया। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे अभी भी जो नेम की वैल्यू है अजय कुमार यूज़ होगी। तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो आप ऐसे लिखते हैं, अगर आपका प्रॉपर्टी का नाम और वेरिएबल जो वैल्यू है उसको, जो वेरिएबल यूज़ किया आपने किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, उस वेरिएबल का नाम दोनों अगर सेम होते हैं, प्रॉपर्टी का नाम और वेरिएबल का नाम जो आपने यूज़ किया है वैल्यू के लिए अगर वो सेम होते हैं, तो आप उसको डायरेक्टली नेम कॉलन नेम लिखने के बजाय आप उसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, जैसे सिर्फ नेम लिख सकते हैं, है ना। तो आप देखेंगे आईडी कॉलन उसकी वैल्यू दी 10, कोमा नेम सिर्फ ऐसे लिख दिया, एंड फिर बाद में हाइट एक प्रॉपर्टी थी जिसकी वैल्यू हमने 72 दी। अगर मैं इसको कंसोल लो करता हूँ तो आप देखेंगे आपको यहाँ पर भी अभी सेम ही चीज़ मिलेगा, आपको अभी भी नेम प्रॉपर्टी मिलेगा और उसका वैल्यू अजय कुमार मिलेगा। लेकिन आप इधर देखेंगे कि यहाँ पर तो हमने नेम कॉलन करके कुछ वेरिएबल की वैल्यू दी नहीं, सिंपली हमने बस नेम लिखा, और अपने को यहाँ पर नेम प्रॉपर्टी बन गया और उसकी वैल्यूज हो गई। तो ES6 में ऑब्जेक्ट लिटरल्स में क्या होता है, जब आपका प्रॉपर्टी का नाम और वेरिएबल का नाम जो यूज़ कर रहे हैं अगर वो सेम है तो आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, ऑटोमेटिकली वो चेक करेगा जब आपने अगर ऐसा लिखा है, सिंपली नेम करके छोड़ा है, तो वो ऑटोमेटिकली नेम प्रॉपर्टी बनाएगा सेम, है ना, और वैल्यू में जो नेम वेरिएबल यूज़ करेगा वो ऑटोमेटिकली इसको ऐसे बना देगा, वो उसको तोड़ के ऐसे लिख देगा। तो फिर चेक करेगा कि नेम अब जो अपने प्रॉपर्टी का नाम और सेम है इसका ऊपर है या नहीं है, तो उसका अगर वेरिएबल नेम जो ऊपर आपने यूज़ किया उसकी वैल्यू यूज़ कर लेगा। ठीक है, तो आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, जब आपका प्रॉपर्टी का नाम और उसका जो वैल्यू है उस वेरिएबल का नाम दोनों नेम नेम अगर सेम होते हैं, तो मतलब अगर प्रॉपर्टी और जो वैल्यू में जो वेरिएबल है अगर वो दोनों की जो आपने नेमिंग लिखा है वो सेम है, आप उसको ऐसे लिख सकते हैं। जावास्क्रिप्ट जब उसको प्रिंट करने जाएंगे या जब यहाँ पर भी उसको यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली कोलन लगा के उसको सेम जो नेम आपने यूज़ किया है उसका वेरिएबल नेम बना देगा राइट साइड में, और उसका जो वैल्यू होगा वो आप उसका वेरिएबल है नेम नाम का, वैल्यू यूज़ कर लेगा। ठीक है, तो ये चीज़ ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात एक ही है ना, बस यही है कि ये थोड़ा शॉर्टकट है अगर आपका वेरिएबल और ये दोनों सेम है। तो ऐसे अपने नेम का बना दिया, ऐसे ही आप फॉर एग्जांपल आईडी भी आपकी चेंज होती रहती है, अगर आप स्टूडेंट में आईडी का वेरिएबल बनाना चाहते हैं तो आप वेरिएबल बना सकते हैं लेट आईडी, और उसमें इसकी वैल्यू अपन सेव कर लेते हैं 10। ठीक है, और यहाँ पर अपने प्रॉपर्टी और जो वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं आई, है ना, तो यहाँ पर आप आईडी वेरिएबल यूज़ करेंगे, राइट साइड में तो वेरिएबल की वैल्यू यूज़ होती है, तो आईडी वेरिएबल दे देंगे। तो आईडी लेफ्ट साइड का प्रॉपर्टी है, राइट साइड का वेरिएबल है, और आईडी उसका वैल्यू कितना है 10, तो 10 यूज़ हो जाएगा। यहाँ पर आपको आईडी का 10 दिखेगा। अब मैं बता रहा हूँ जैसे हमने इसका शॉर्टकट किया ऐसे आप इसका भी आप शॉर्टकट कर सकते हैं। यहाँ पर भी आईडी प्रॉपर्टी भी आईडी है और वेरिएबल का जो नेम है वो भी आईडी है, तो इसको सिंपली आप ऐसे लिख सकते हैं ऐसे, तो जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली कोलन लगा के उसको आईडी ऐसे कर देगा, जो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको
ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्टकट, क्योंकि आई प्रॉपर्टी आईडी में वेरिएबल सेम प्रॉपर्टी के नाम का भी एक वेरिएबल है जो आपने ऊपर यूज़ कर रखा है, तो आप उसको डायरेक्टली ऐसे शॉर्टकट में लिख सकते हैं। जैसे अगर आपके पास हाइट वेरिएबल भी हो, लेट हाइट, ठीक है, इक्वल टू 172, ऐसे कुछ वैल्यू दे रखी है उसने हाइट का, तो आप ऐसे इसको, आपने इसका ऑलरेडी वेरिएबल बना लिया तो आप इसको हाइट लिखेंगे, और आप जब दोनों हाइट हाइट हैं प्रॉपर्टी एंड वेरिएबल का नेम, तो आप इसको भी शॉर्टकट में लिख सकते हैं सीधा ऐसे, ठीक है। तो अभी देखिए स्टूडेंट में आईडी कोमा नेम कोमा हाइट सिर्फ हमने ऐसे लिखा है शॉर्टकट में, और जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली आईडी का कोलन लगा के आईडी वेरिएबल नेम क्रिएट कर देगा, और आईडी ऑलरेडी है ऊपर तो उसका वैल्यू 10 है तो यहाँ 10 यूज़ हो जाएगा, ऐसे नेम का कर देगा और हाइट का कर देगा। मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो भी हमको सेम चीज़ प्रिंट होते हुए मिलेगी। देखिए आईडी का वैल्यू 10 आ रहा है, हाइट का 172 है, नेम अजय कुमार, वही मिल रहा है। अगर आप वैल्यू चेंज करते हैं यहाँ पर आपको देखेंगे कि वही चीज़ आपको जो भी वैल्यू चेंज किया वही आपको दिखेगा इधर। अगर आप 180 कर देंगे, उसका नाम भी आप चेंज कर देते हैं, अमित कर देते हैं, और आप यहाँ पर देखेंगे कि देखिए ये आईडी 12 है, हाइट 180 है, नेम अमित कुमार है, ठीक है। तो ये होता है ऑब्जेक्ट लिटरल, जिसमें आप अगर आपका प्रॉपर्टी लेफ्ट साइड का और राइट साइड का जो वेरिएबल बनाया है नेम, दोनों जब सेम नाम से यूज़ हो रहे हैं, नेम यहाँ भी नेम है, सेम सेम है, तो आप उसको शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हैं, नेम ऑटोमेटिकली जावास्क्रिप्ट कोलन लगा के नेम लिख देगा, ठीक है। तो ये जो लेट कॉन्स्ट है इसको हम प्रोजेक्ट में काफ़ी यूज़ करेंगे। टेम्पलेट स्ट्रिंग जो है ये बैकटिक करके जो हम यूज़ करते हैं इसको भी हम काफ़ी यूज़ करेंगे प्रोजेक्ट में। और ऐसे ही अपना जो ये ऑब्जेक्ट लिटरल है ना, जब प्रॉपर्टी और वेरिएबल का नाम सेम हो तो अपन इसको भी हम प्रोजेक्ट्स में यूज़ करेंगे, तो इसको अपने को समझना है, ठीक है, क्योंकि ये आगे यूज़ होगा। और अब हम समझते हैं एरो फंक्शंस को, ठीक है। तो यहाँ पर आप डिफरेंस देखेंगे कि जो पुराना तरीका था फंक्शन लिखने का, ऐसे हम पहले फंक्शन ऐसे लिखते थे, फिर फंक्शन का नेम, फिर ब्रैकेट लगाते थे जिसमें हम पैरामीटर पास कर सकते हैं, कर्ली ब्रैकेट लगा देते, उसके अंदर फंक्शन का के अंदर आपको जो भी करना है आप यहाँ पे लाइन्स लिखते थे, और फंक्शंस को कॉल करते थे तो फंक्शन का नेम लिखते थे और ब्रैकेट लगा देते। अगर पैरामीटर बनाए होते थे तो आप यहाँ पर पैरामीटर की वैल्यू पास कर देते थे। तो ये ES6 से पहले का तरीका है फंक्शन बनाने का। नए तरीके में आप थोड़ा डिफरेंस देखेंगे कि आप जो फंक्शन लिखेंगे वो लेट जो वेरिएबल जैसे बनाते हैं लेट और कॉन्स्टेंट के, तो वैसे आप ऐसे फंक्शन को भी ऐसे लिखेंगे, लेट फंक्शन का नाम लिखेंगे हेलो इक्वल टू, एंड इधर आपको ऐसे फंक्शन लिखा है, फिर ब्रैकेट लगाए हैं कर्ली ब्रैकेट, तो ये वाला पार्ट सेम रहेगा कर्ली ब्रैकेट वाला, और बाकी का डिफरेंस रह जाएगा, ठीक है। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर इन्होंने इसको भी और थोड़ा एडवांस तरीके से लिखते हैं, जैसे एरो फंक्शन के तरीके से ऐसे। तो आप दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ES6 में आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं और एरो फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। एरो फंक्शन से पहले ये देख लीजिए कि यहाँ पर आप जैसे वेरिएबल बनाते हैं वैसे आप फंक्शन भी बना सकते हैं वेरिएबल के तरीके से। लेट लिखा, फंक्शन का नाम लिखा इक्वल टू, एंड फिर फंक्शन लिखा। यहाँ पर जो फंक्शन का एक्चुअल नाम होगा वो लेफ्ट साइड में आएगा लेट में, यहाँ पर आप सिंपली फंक्शन लिखेंगे। यहाँ पर कोई पैरामीटर होंगे तो आपके पैरामीटर जाएंगे और कर्ली ब्रैकेट और वो सब। तो बस ये फर्स्ट लाइन में थोड़ा डिफरेंस है, बाकी का सेम है। ये फंक्शन को कॉल करने का तरीका भी सेम है, बस फंक्शन को बनाने का तरीका थोड़ा चेंज है। यहाँ पर नॉर्मली फंक्शन लिख के फिर फंक्शन का नाम लिखते थे, यहाँ पर उसको अपन लेट एंड कॉन्स्ट के तरीके से बना रहे हैं, एक वेरिएबल के तरीके से बना रहे हैं। तो यहाँ पर ये हो गया कि ये जो फंक्शन है इसको हमने एक वेरिएबल में सेव कर लिया जिसका नाम है हेलो। हेलो एक वेरिएबल है लेकिन इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू अब एक फंक्शन हो गई, ठीक है। यहाँ पर तो सिर्फ फंक्शन फंक्शन ही था, लेकिन यहाँ पर हमने ES6 ने अपने को एक तरीका दिया जिसमें कि हम फंक्शन की जो एक वेरिएबल में उसकी वैल्यू सेव कर सकते हैं, पूरा फंक्शन को एक वेरिएबल में बना सकते हैं। तो वैसे इन्होंने यहाँ किया, लेट करके एक वेरिएबल बनाया हेलो, और ये वही है जो फंक्शन का नाम लिखते हैं और इक्वल टू में फंक्शन लिख के वो बना दिया, ठीक है। तो उसको एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम
पहले पुराना तरीका देखते हैं, ओल्ड तरीका, ओल्ड वे। इसमें हम एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन बनाने के लिए पहले फिर प्रिंट लिख देते हैं, प्रिंट स्ट्रिंग लिख देते हैं। आपको एक स्ट्रिंग प्रिंट करनी रहेगी इसमें, है ना। यहाँ पर अभी हम अपने एग्जांपल के लिए str एक स्ट्रिंग रहेगी जो अपने फंक्शन को पैरामीटर चाहिए होगा। और बस आप क्या कर रहे हैं इस फंक्शन में, आप बस आपको इसमें कंसोल लॉग करना है, कंसोल डॉट लॉग। इनकी जो वैल्यू आप जब ये पास करेंगे वो आपको बस सिंपली प्रिंट करनी है। ये पुराना तरीका था जिसमें प्रिंट स्ट्रिंग फंक्शन का नाम है जो एक पैरामीटर लेता है स्ट्रिंग, और सिंपली उसको फंक्शन के अंदर प्रिंट कर देता है। और फंक्शन को आप कॉल करेंगे तो फंक्शन का नाम लिखेंगे प्रिंट स्ट्रिंग, उसमें आप उसकी एक्चुअल वैल्यू पास कर देंगे जो भी आपको उधर प्रिंट करानी है। तो यहाँ पर हम पास कर देते हैं 10, ठीक है। तो ये यहाँ पर स्ट्रिंग वेरिएबल की वैल्यू, जब यहाँ से फंक्शन में 10 कॉल करेंगे तो स्ट्रिंग की वैल्यू 10 हो जाएगी और यहाँ पर 10 प्रिंट हो जाएगा। तो कंसोल लॉग में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 10 प्रिंट होते हुए मिलेगा, ठीक है। तो ये ओल्ड तरीका है। अब इसको न्यू वे से देखते हैं, तो न्यू वे में क्या होगा। न्यू वे में हमने बोला कि हमने इसको लेट एक वेरिएबल में सेव करेंगे फंक्शन को, और यहाँ पर फंक्शन का नाम लिखेंगे जो फंक्शन का नाम था, प्रिंट स्ट्रिंग फंक्शन का नाम था। तो अब ये लेट प्रिंट स्ट्रिंग इक्वल टू, और ये एक फंक्शन है तो इसलिए हम फंक्शन लिखेंगे। पैरामीटर हमारे फंक्शन को जा रहा है तो str पैरामीटर है तो पैरामीटर मेंशन करेंगे। तो ये बाकी का पार्ट सेम है, इतना ये इतना वाला सेम रहेगा, सिंपली बस ये आगे का डिफरेंस हो जाएगा। यहाँ पर हम इसको वेरिएबल में सेव करने के लिए फंक्शन का नाम जो है वो वेरिएबल में चला जाएगा, लेट प्रिंट स्ट्रिंग और फंक्शन, और यहाँ पर ये आपका कंसोल लॉग लिखा था, कंसोल लॉग स्ट्रिंग, ठीक है। अभी न्यू वे में बस ये चेंज किया है, इसको फंक्शन को एक वेरिएबल में सेव कर लिया। और सिंस ये वेरिएबल एक फंक्शन है तो इसीलिए हमने इसको लिखा प्रिंट स्ट्रिंग, और फंक्शन है तो इसीलिए वो फंक्शन का पैरामीटर चाहिए तो हमने वो पैरामीटर पास कर दिया। तो कॉल करने का तरीका सेम है, बस बनाने का तरीका डिफरेंट है। मैं सेव करके इसको लिखता हूँ तो यहाँ पे मेरे को ट्रेन प्रिंट हुआ है, सेम वैल्यू मिल रही है जो मेरे को पहले पुराने तरीके से मिल रही थी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये जो है इसको हम एक ये 6 में एक एरो फंक्शन का तरीका भी है, सेम फंक्शन का बनाने का एरो फंक्शन देख लेते हैं। तो हम एक तीसरे तरीके से बना सकते हैं, ये भी न्यू वे ही है। तो इसमें क्या होगा, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ अभी। मैं अभी हम थोड़ा सा डिफरेंस है बस, जो ये न्यू वे था और इसमें इसमें भी लेट करके बनाया, प्रिंट स्ट्रिंग नाम दिया फंक्शन का, ठीक है। इक्वल टू में आप यहाँ पे फंक्शन ही लिखेंगे, बस डिफरेंस है फंक्शन ही लिखेंगे। अब आपके यहाँ पे जो भी पैरामीटर जो भी डालने होते हैं तो फंक्शन के पैरामीटर्स के लिए कर ले ये ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस लिखेंगे, इसमें आपका str वेरिएबल चाहिए इसको। अब यहाँ पर ये डिफरेंस है कि यहाँ पे आप लगाएंगे एरो, इस तरीके से आप इक्वल टू फिर एरो बनाएंगे। ये दोनों आपके कीबोर्ड में अवेलेबल है, इक्वल टू, फिर एक ग्रेटर देन लेस देन सिंबल का है तो वो लिखेंगे ग्रेटर देन, एंड आप बाकी का कर्ली ब्रैकेट ऐसे लिख सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग str। इसमें और इसमें आप देखेंगे इसमें भी वेरिएबल में यूज़ किया था, न्यू वे जो बिना एरो फंक्शन के बनाया था इसमें भी एरो वेरिएबल के तरीके से यूज़ किया। बस यहाँ पर फंक्शन था, यहाँ पर कोई फंक्शन हमने ऐसे लिखा नहीं खुद से, हमने सिर्फ पैरामीटर जो चाहिए था वो लिखा। और बस यहाँ पर एरो फंक्शन नहीं था, यहाँ पर एरो फंक्शन है ना, ठीक है। यहाँ पर एरो फंक्शन नहीं है इसलिए हमने खुद ने फंक्शन लिखा। यहाँ पर फंक्शन हम खुद यहाँ पर फंक्शन लिख नहीं रहे हैं तो यहाँ पे एरो बना रहे हैं, ठीक है। तो एरो के लेफ्ट साइड में आप अपने पैरामीटर बताते हैं कि कौन से पैरामीटर है, एरो के राइट साइड में आप अपना फंक्शन का जो भी काम है वो बता देते हैं, है ना। तो कर्ली ब्रैकेट बनाने होते हैं तो आप राइट साइड में बनाते हैं एरो के कर्ली ब्रैकेट, और उसके अंदर जो भी लिखना होता है लेफ्ट साइड में आप पैरामीटर बताते हैं कि कौन कौन सी चाहिए। और पैरामीटर से पहले आप इक्वल टू लगा के आपका जो भी फंक्शन का नाम है वो आप मेंशन करते हैं। तो अभी मैं प्रिंट स्ट्रिंग सेम कॉल करने का तरीका से मैं प्रिंट स्ट्रिंग, और इसमें 10 पास हो रहा है तो यहाँ पर ये प्रिंट स्ट्रिंग कहाँ है, ये प्रिंट स्ट्रिंग यहाँ है, लेट एक वेरिएबल बना रखा है फंक्शनल वेरिएबल, और जो 10 है वो स्ट्रिंग की यहाँ पे वैल्यू 10 जाएगी। और ये एरो के साइड राइट साइड में अपना फंक्शन जो भी कर्ली ब्रैकेट में लिखा है जो भी अपने को करना है तो str की वैल्यू 10 जाएगी, कंसोल लॉग में यहाँ 10 प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको अभी इसमें भी 10 प्रिंट होते हुए दिख रहा है। तो ये 3 तरीके हैं। पूरा सबसे पहला तरीका ओल्डर तरीका था, ये 6 से पहले का, ये और ये 6 में 2 तरीके हैं।
एक तो एरो फंक्शन में और एक ये, दोनों में अपन वेरिएबल बना के कर रहे हैं, लेकिन इसमें ये वाला एरो फंक्शन का तरीका है और ये बिना एरो फंक्शन का तरीका है। ठीक है। और यहाँ पर PS6 अपने को एक और चीज़ बता देता है, एक फैसिलिटी देता है इसको और छोटा करने का, कि अगर आपका फंक्शन में सिर्फ आप एक ही लाइन लिख रहे हैं, सिर्फ एक ही लाइन लिख रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में आपको कर्ली ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। अपने आप यहाँ देखेंगे कि आप कर्ली ब्रैकेट में सिर्फ एक लाइन लिख रहे हैं, तो यहाँ पर एरो फंक्शन में आप क्या कर सकते हैं, इस लाइन को डायरेक्टली लिख सकते हैं। ये एरो बनाया है, एरो के राइट साइड में सीधा आपकी लाइन लिख दीजिए। ठीक है, ये भी आप करना चाहते हैं। अगर सिर्फ एक ही लाइन है तो, अगर एक से ज़्यादा लाइन है तो आपको कर्ली ब्रैकेट बना के उसके अंदर लिखना रहेगा। एक लाइन है तो आप सीधा अपने एरो फंक्शन बनाया और राइट साइड में वो लिख दिया। तो अभी ये प्रिंट स्ट्रिंग एक फंक्शन है। फंक्शन क्यों? क्योंकि आप देखेंगे राइट साइड में इक्वल टू में क्या लिखा है, अपने पैरामीटर बनाया है, तो प्रिंट स्ट्रिंग फंक्शन हो गया, क्योंकि इक्वल टू के राइट साइड में क्या है, पैरामीटर है। और पैरामीटर कितना चाहिए? एक पैरामीटर चाहिए स्ट्रिंग। और एरो बनाया और एरो के राइट साइड में अपने को क्या करना है उस फंक्शन में वो अपने बता दिया। वो कंसोल लॉग करना है और जो स्ट्रिंग वेरिएबल जो जा रहा है उसको सिंपली प्रिंट करना है। तो ये जो फंक्शन है वो सिर्फ एक ही लाइन का, इसीलिए हमने कर्ली ब्रैकेट भी नहीं लगाया, सीधा अपन ऐसे उसको शॉर्टकट तरीके से लिख सकते। तो मैं अगर इसको सेव करता हूँ, इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे को 10 मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो इस ये नए हैबिट में इस फंक्शन को नए तरीके से लिखने में थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है आपके लिए कि इसको समझना या इसको यूज़ करना, लेकिन इतना डिफरेंस नहीं है, बस स्टाइल है लिखने का, एक थोड़ा डिफरेंट तरीका है। तो कभी कभी थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा कि एरो के लेफ्ट साइड में कहाँ एरो कहाँ लगाना है, पैरामीटर कहाँ देने हैं, और कर्ली ब्रैकेट लगाने कि नहीं लगाने हैं। ठीक है, और फंक्शन का नाम कहाँ लिखना है। तो ये आप ढंग से अगर दिमाग खोल के, आँख खोल के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा और आप उसको धीरे धीरे समझ पाएंगे। ठीक है, तो बस डिफरेंस ये था कि फंक्शन को हम एक वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, फंक्शन का नाम। ठीक है, और उसको कॉल तो उसी तरीके से करते हैं जो पुराने तरीके से। लेट करके यहाँ पर आप फंक्शन का नाम लिखते हैं। इक्वल टू में आप पैरामीटर देने हैं तो पैरामीटर देते हैं, अगर पैरामीटर नहीं चाहिए फंक्शन को तो ऐसे लिख देते हैं, सिंपली ऐसे ऐसे ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस कर देते हैं। अगर कोई पैरामीटर नहीं है तो पैरामीटर है तो आप उसके अंदर दे देते हैं। तो इक्वल टू के बाद आप ऐसे पैरामीटर जो भी चाहिए आप मेंशन करते हैं, फिर एरो फंक्शन बनाते हैं, एरो बनाते हैं। और राइट साइड में अगर एक ही लाइन है तो आप ऐसे डायरेक्ट उसको लिख सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा लाइन है तो आपको कर्ली ब्रैकेट लगाना है ना, ऐसे कर्ली ब्रैकेट बनाने रहेंगे और उसके अंदर आपको अपना काम करना रहेगा। जो लोग कर रहे हैं, कोई वेरिएबल बना रहे हैं लेट इक्वल टू 10, उसको वापस से प्रिंट भी करा रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखिए कि एक से ज़्यादा लाइन है इसलिए हमने कर्ली ब्रैकेट बना दिए। ठीक है, अगर एक ही लाइन है तो आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, एरो फंक्शन एंड कंसोल लॉग स्ट्रिंग। ठीक है, तो एरो फंक्शंस में एरो होता है। तो देखिए यहाँ पर भी उन्होंने कर्ली ब्रैकेट यूज़ नहीं किए हैं, क्योंकि हम अपने फंक्शन के अंदर एक ही लाइन का काम कर रहे हैं, तो उसको कर्ली ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। सीधा आप ऐसे लिख सकते हैं एरो फंक्शन के राइट साइड में। एरो फंक्शन, एरो के राइट लेफ्ट साइड में आप पैरामीटर जो भी देने हैं तो देते हैं, नहीं है तो खाली बनाते हैं ऐसे। और इक्वल टू से मैं फंक्शन का नाम लिखते हैं कि कौन सा फंक्शन का नाम रहेगा। तो ये हेलो एक वेरिएबल है, लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो एक फंक्शन है जो हमने इधर बना रखा है इक्वल टू के राइट साइड में। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। ऑब्जेक्ट लिटरल्स हमने अभी कवर किया था। अब हम समझते हैं डीस्ट्रक्चरिंग ऑब्जेक्ट को। तो चलिए सबसे पहले डीस्ट्रक्चरिंग ऑब्जेक्ट को एक एग्जांपल देखते हैं इसका, और उससे इसको समझने का ट्राई करते हैं। डीस्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट का मतलब है कि ऑब्जेक्ट को तोड़ना। ठीक है, या ऑब्जेक्ट को खोलना। ठीक है, तो एक वेरिएबल है कॉन्स्ट, कांस्टेंट स्टूडेंट बना दिया, एक स्टूडेंट वेरिएबल हो गया इक्वल टू, जिसके अंदर अपने पास स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के अंदर हम कुछ प्रॉपर्टीज देते हैं। वही आईडी जो हमने पहले यूज किया था, ID 10,
नेम हो गया अमित कुमार, एंड हाइट हो गया 172। ठीक है, तो अगर हमको अगर कंप्लीट ऑब्जेक्ट ही अपने को कंसोल लॉग करना है तो आप कंसोल लॉग स्टूडेंट कर देते हैं। लेकिन अगर हमको सिर्फ इसका एक प्रॉपर्टी को प्रिंट कराना, प्रॉपर्टी की वैल्यू प्रिंट करनी, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का जो नेम है उसका जो वैल्यू है अमित कुमार उसको प्रिंट करना है, तो आपको पता है कि हमने तरीका बताया था, एक तो स्टूडेंट डॉट डॉट यूज़ कर सकते हैं और जो प्रॉपर्टी देनी है आपको, जो भी प्रिंट करनी है उसकी वैल्यू जिसकी भी प्रिंट करनी है उसकी प्रॉपर्टी आप मेंशन कर सकते हैं, नेम। ठीक है, तो कंसोल लॉग में आपको क्या मिलेगा, स्टूडेंट जो ऑब्जेक्ट है डॉट उसका जो नेम का प्रॉपर्टी का वैल्यू आपको प्रिंट होते हुए मिलेगा। यहाँ पर आपको दिख रहा है अमित कुमार प्रिंट हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आपको स्टूडेंट में नेम भी प्रिंट कराना है, हाइट भी प्रिंट करानी है, तो आप नेक्स्ट लाइन में फिर ऐसे लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग, एंड इसमें आप स्टूडेंट डॉट हाइट प्रिंट कराएंगे, एंड यहाँ पर आपको नेम प्रिंट हो रहा है एंड हाइट प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो इस स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में आप नेम एंड हाइट प्रिंट करा रहे हैं। तो और आप ये देखिए कि कंसोल लॉग में हम कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही चीज़ हम प्रिंट करा सकते हैं, हम कंसोल लॉग के अंदर एक से ज़्यादा वेरिएबल भी एक साथ प्रिंट करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल कंसोल डॉट लॉग में, एक ही कंसोल डॉट लॉग में हम ये दोनों नेम एंड हाइट को प्रिंट करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे, ऐसे लिखेंगे कॉमा करके, बस सिंपली लिखना होता है दूसरा वेरिएबल जो आपको प्रिंट करना है। ठीक है, स्टूडेंट डॉट हाइट, है ना। तो अगर आप ऐसे लिखेंगे तो भी ये भी आपको प्रिंट करते हुए देगा। तो अमित कुमार पहले दे रहा है, फिर 172 दे रहा है। ठीक है, तो इसमें आपको ये पता रखना होगा, लेकिन तो ऐसे नहीं कि यहाँ पे कॉमा या स्पेस दिया है तो आपको वहाँ भी कॉमा स्पेस दिखेगा, नहीं, आपको बस सिर्फ वहाँ पे स्पेस दिखेगा। ये सेकंड वेरिएबल जो है जब वो स्पेस के साथ वो प्रिंट हो जाएगा, थर्ड वेरिएबल भी दिया है आपने तो स्पेस देख के वो प्रिंट हो जाएगा। तो स्टूडेंट डॉट नेम प्रिंट हुआ और उसके उसी लाइन में स्पेस दे के 172 प्रिंट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक ही लाइन में भी कंसोल डॉट लॉग लगा के मल्टीपल वेरिएबल्स को प्रिंट करा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि अपने को स्टूडेंट डॉट लिखना पड़ रहा है हर बार उसकी प्रॉपर्टीज़ को प्रिंट कराने, प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए। तो डिस्ट्रक्चरिंग ऑब्जेक्ट में क्या है कि अगर आपके पास ऐसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट के अंदर 15 प्रॉपर्टीज़ हैं, 15 में से आप 10 प्रॉपर्टीज़ को प्रिंट कराना चाहते हैं, तो आपको ऐसे स्टूडेंट डॉट बार बार लिखना पड़ेगा। तो इसका एक तरीका है इसको और छोटा करने का कि आप क्या करेंगे, आपको वेरिएबल में आप इन सब प्रॉपर्टीज़ को स्टोर कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ के वैल्यूज़ को, तो कॉन्स्ट या लेट लिखेंगे और उसमें आप ऐसे मेंशन कर देंगे आपकी जो प्रॉपर्टीज़ है, नेम हो गया, एग्जैक्ट वही नाम देंगे जो प्रॉपर्टी का नाम है, हाइट हो गया इक्वल टू, और इधर आप राइट साइड में स्टूडेंट लिख देंगे और ऐसे। तो इसमें ये क्या हो रहा है कि स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में से आप क्या बोल रहे हैं, निकाल रहे हैं दो प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू निकाल रहे हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टी, नेम और हाइट। यहाँ पर नेम प्रिंट नहीं होगा, अगर आप यहाँ पे इसको आप ये एक वेरिएबल के तौर पे निकलेगा वो नेम जो है, कॉन्स्ट वेरिएबल के तौर पे कॉन्स्ट नेम एक वेरिएबल बन जाएगा और इस प्रॉपर्टी का नाम के साथ से इक्वल रहेगा इसका, सॉरी, ऐसे ही अपने पास हाइट रहेगा, है ना। तो आप अब आपको स्टूडेंट डॉट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नेम हाइट अगर आप प्रिंट कराएंगे तो आपको वही सेम प्रिंट होते हुए मिलेगा, अमित कुमार 172। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक ऑब्जेक्ट को फिर ब्रेक कर तोड़ सकते हैं या खोल सकते हैं, इस तरीके से जो जो भी आपको चाहिए प्रिंट करना है या जो जो भी वेरिएबल आपको यूज़ करना है, तो आप ऐसे कर्ली ब्रैकेट लगा के लेफ्ट साइड में और उसको आप ओपन कर सकते हैं। इस स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में मेरे को नेम और हाइट को यूज़ करना है, तो मैं कर्ली ब्रैकेट लगाया, तो मैंने मेंशन कर दिया कि मेरे को किस किस को यूज़ करना चाहता हूँ। तो मेरे को नेम और हाइट जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू यूज़ करनी है, तो आप नेम और हाइट को लिखा, तो यहाँ पर ये किस तरीके से निकलेंगे, एक वेरिएबल बन के निकलेंगे। तो नेम एक वेरिएबल बन के निकलेगा, हाइट भी एक, लेकिन इसके अंदर प्रॉपर्टी की जो वैल्यू होगी नेम नाम की, तो नेम की जो वैल्यू थी वो उसकी वैल्यू रहेगी और हाइट की जो वैल्यू थी वो हाइट की वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट को ओपन कर सकते हैं और उसके वेरिएबल्स को यूज़ कर सकते हैं, एज ए वेरिएबल प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है। तो यही सेम चीज़ यहाँ पर भी दिखा रहे हैं कि एक यूज़र है जिसका नेम और एज है, और हम इस नेम और एज को आगे यूज़ करना चाहते हैं, यूज़र डॉट लिखना नहीं चाहते हम सिंपली। तो ऐसे आप राइट साइड में यूज़र ऑब्जेक्ट को लिखेंगे और लेफ्ट साइड में उसको जो जो भी उसका जो जो भी वैल्यूज़ को यूज़ करना है, नेम को यूज़ करना है, एज को यूज़ करना है, तो नेम कोमा एज तो आप ऐसे लिख लेंगे। तो एक वेरिएबल में लेट लेट नाम लेट के तरीके से लेट नेम और लेट एज करके दो वेरिएबल यहाँ पे बन जाएंगे ऑटोमेटिकली, और आप ऐसे उसको यूज़ कर पाएंगे। ठीक है। तो ये एक तरीका होता है रिस्ट्रक्चरिंग ऑब्जेक्ट। तो ये जो डिस्ट्रक्चरिंग ऑब्जेक्ट है, इस तरीके से ऑब्जेक्ट में से प्रॉपर्टीज़ को निकाल के उनकी वैल्यू यूज़ करने का, ये भी हम प्रोजेक्ट में काफ़ी यूज़ करेंगे, तो ये भी आपको ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, मॉड्यूल्स एंड मॉड्यूल्स में हम ये जानेंगे कि हम कैसे एक फाइल के अंदर की जो चीज़ें हैं वो दूसरी फाइल में उसको यूज़ कैसे करें। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फाइल वन के अंदर अपने पास कुछ वेरिएबल्स बनाए हैं हमने, फाइल वन के अंदर फंक्शंस बनाए हैं, ऐसे कुछ क्लासेस होती है जो हमने पढ़े नहीं है, जो हमको भी पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। तो जैसे समझ लीजिए कि फाइल वन के अंदर वेरिएबल्स एंड फंक्शंस बनाए हैं, जिसको जिन वेरिएबल्स एंड फंक्शंस को हम फाइल टू के अंदर यूज़ करना चाहते हैं। तो फाइल टू के अंदर हम यूज़ करना चाहते हैं लेकिन वो फाइल वन के अंदर मौजूद है, तो अपने को फाइल वन कैसे हम फाइल वन के जो ये वेरिएबल एंड फंक्शन है फाइल टू के अंदर इसको यूज़ करें। तो मॉड्यूल्स के अंदर दो नेम आते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। ठीक है। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से आपको नाम से समझ में आएगा कि इंपोर्ट में क्या करेंगे, हम इंपोर्ट करेंगे दूसरी फाइल की चीज़ों को किसी फाइल के अंदर, और एक्सपोर्ट से ये होगा कि हम करंट फाइल के अंदर जो चीज़ें हैं उनको एक्सपोर्ट करेंगे बाहर। तो फाइल वन से वेरिएबल एंड फंक्शंस क्या हो रहे हैं, एक्सपोर्ट हो रहे हैं। फाइल अगर इस फाइल का बात करें तो ये इससे एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम वेरिएबल्स एंड फंक्शंस, और फाइल टू के अंदर हम इंपोर्ट कर रहे हैं इनको, वेरिएबल्स एंड फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का डिफरेंस समझना है। अगर किसी फाइल से इनको भेज रहे हैं तो एक्सपोर्ट हो जाएगा, और किसी फाइल में इनको ले रहे हैं तो उसमें इंपोर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फाइल वन डॉट जे एस और दो फाइल है फाइल टू डॉट जे एस। फाइल वन डॉट जे एस के अंदर वेरिएबल है, तो एक वेरिएबल बनाया लेट नेम करके, उसकी वैल्यू दे दी। ठीक है। अब हम इसको दूसरी फाइल में यूज़ करना चाहते हैं, तो यूज़ करने से पहले हमको ये बोलना पड़ेगा कि आप यहाँ पे एक्सपोर्ट लगाना पड़ेगा। तो एक्सपोर्ट से ये हो जाएगा कि आप फाइल वन के अंदर से अब ये वेरिएबल है इसको एक्सपोर्ट किया जा सकता है, इसको कहीं और यूज़ किया जा सकता है। जब तक आप यहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं लगाएंगे तब तक आप इसको दूसरी फाइल में यूज़ नहीं कर पाएंगे। अगर आप फाइल वन के अंदर ये वेरिएबल है इसको आप कहीं और यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ से पहले इसको एक्सपोर्ट लगाना पड़ेगा इसके आगे, तभी ये वेरिएबल एक्सपोर्ट होके दूसरी जगह यूज़ हो जाएगा। और जहाँ पर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं वहाँ पर आप लिखते हैं इंपोर्ट। ठीक है। इंपोर्ट क्या इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो फाइल वन के अंदर से सिर्फ अपने को वेरिएबल इंपोर्ट करना है तो कर्ली ब्रैकेट बनाते हैं और उसके अंदर क्या इंपोर्ट करना है यहाँ पे सब चीज़ें लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल फाइल वन के अंदर 5 वेरिएबल है तो ऐसे यहाँ पे नेम कोमा दूसरा वेरिएबल लिख सकते हैं कोमा, ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर अभी एक ही वेरिएबल है तो यहाँ कर्ली ब्रैकेट और उस वेरिएबल को लिख दिया। जैसे लिखते हैं इंपोर्ट, क्या चीज़ इंपोर्ट करनी है वो बताते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर। अगर सारी चीज़ें इंपोर्ट करनी है तो यहाँ पर हम कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, सिंपली यहाँ पर कोई वेरिएबल लिख देते हैं जिसमें सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली फाइल वन से यहाँ पर आ जाएगी। तो इंपोर्ट यहाँ पर हम एक वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं तो कर्ली ब्रैकेट लिखा, फिर फ्रॉम लिखते हैं कि कहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं फ्रॉम, और हम उसका लोकेशन बताते हैं कि कहाँ से कर रहे हैं। तो हम ये बता रहे हैं फाइल वन डॉट जे एस से ये सब चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, नेम वेरिएबल है ना। और यहाँ पर डायरेक्टरी स्ट्रक्चर सिस्टम यूज़ होता है डॉट स्लेस, ये एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे जिसका जिसका मतलब ये है कि डॉट स्लेस का मतलब ये है कि जो ये फाइल वन है वो फाइल टू के सेम फोल्डर में आती है, जहाँ पर जिस फोल्डर में फाइल टू आता है उसी फोल्डर में फाइल वन भी है। तो इसीलिए हमको इस फाइल वन को कहीं और ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, डॉट स्लेस से ये पता चल जाएगा कि सेम फोल्डर में ढूंढो बस फाइल टू को, तो फाइल वन को तो डॉट स्लेस फाइल वन डॉट जे एस लिख दिए। ठीक है।
तो यहाँ से फाइल 1 से वेरिएबल को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट लिखेंगे, और जहाँ पर इसको इंपोर्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पर इंपोर्ट लिखेंगे। और क्या इंपोर्ट करना है यहाँ पर हम बताते हैं, पहले ब्रैकेट के अंदर फ्रॉम, फिर देखिए यहाँ पर कभी डबल डॉट भी आएगा, कभी सिंगल डॉट स्लैश करके आएगा, तो ये डायरेक्ट स्ट्रक्चर में पता चलेगा कि इसको करेक्टली कैसे इंपोर्ट करना है फाइल 1 को फाइल 2 के अंदर। ठीक है, चलिए इस मॉड्यूल कॉन्सेप्ट को हम एक एग्जांपल से समझते हैं VS कोड में। तो यहाँ पर हम 2 फाइल्स क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए हम एक्सप्लोरर मेनू पे क्लिक करेंगे इधर राइट साइड लेफ्ट साइड में। अभी ट्यूटोरियल फोल्डर जो है उसके अंदर अपना एक ही फाइल है index.html जिसमें हम काम कर रहे हैं। एक नया फाइल क्रिएट करते हैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का, file1.js एंड सेकेंड फाइल file2.js। ठीक है, फाइल 1 में हमने दिखाया था यहाँ पे कि एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं हम नेम नाम का, और उसको हम फाइल 2 में यूज़ करेंगे। यहाँ पर पहले एक लेट करके एक वेरिएबल मानते हैं वेरिएबल नेम इक्वल टू, तो वैल्यू दे देते हैं अजय कुमार। ठीक है, तो ये जो वेरिएबल हमने फाइल 1 में बनाया है इसको हम चाहते हैं फाइल 2 के अंदर यूज़ करना। तो यूज़ करने के लिए हमको इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ से, तभी हम फाइल 2 में यूज़ कर पाएंगे, या कहीं और भी फाइल में हम यूज़ कर पाएंगे। उसके लिए हमें इसके आगे एक्सपोर्ट लगाना पड़ेगा। तो ये 6 में से किसी भी फाइल से अगर कुछ वेरिएबल हो गए या फंक्शंस हो गए आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आप ऐसे एक्सपोर्ट लिखते हैं। लेट से पहले लिखेंगे एक्सपोर्ट, सेव करेंगे। अब फाइल 2 में जाएंगे, यहाँ पर हम उसको इंपोर्ट करना चाहते हैं तो इंपोर्ट लिखेंगे, इंपोर्ट एंड देन द नेम ऑफ द वेरिएबल विच इज़ नेम, एंड ये फ्रॉम में आप देखेंगे कि फाइल 1 एंड फाइल 2 जो है दोनों सेम ट्यूटोरियल फोल्डर में सेम ही जगह पे है, तो इसलिए हम डॉट स्लैश यूज़ करेंगे, डॉट स्लैश। एंड हम फाइल 2 के अंदर फाइल नेम जो है वो फाइल 1 के अंदर है, तो फाइल 1 का नाम लिखेंगे .js। ठीक है, और यहाँ पर हम वेरिएबल को इंपोर्ट करके सिंपली उसको प्रिंट कराएंगे, console.log नेम। तो नेम जो है हमने इंपोर्ट किया फाइल 1 से, यहाँ पर सिंपली उसको कंसोल लॉग कर रहा है। ठीक है, तो फाइल 1 में वेरिएबल है, फाइल 2 में उसको इंपोर्ट करके कंसोल लॉग कर रहे हैं। अब अपना जो index.html यहाँ पर एक्चुअल जो स्क्रिप्ट है अपनी जावास्क्रिप्ट की यहाँ है, तो यहाँ पर अब हम फाइल 2 को है वो हम जिसके अंदर जो जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम लिखा है उसको हम इससे लिंक करना चाहते हैं अपने index.html से, क्योंकि फाइल 2 वहाँ है जहाँ पर एक्चुअली में वेरिएबल इंपोर्ट हो रहा है एंड प्रिंट हो रहा है। ठीक है, फाइल 1 को index.html से लिंक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि फाइल 1 को अपन डायरेक्टली यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम फाइल 2 को यूज़ करेंगे, और फाइल 2 के अंदर फाइल 1 है तो इंपोर्ट करके कंसोल लॉग करा रहा है। तो ये हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे src, सोर्स बताएंगे कि स्क्रिप्ट, अब जो भी प्रोग्राम है जावास्क्रिप्ट का वो हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं, वो हम किसी दूसरी फाइल में लिख रहे हैं, तो उसका रेफरेंस दे रहे हैं कि कौन सी फाइल में जाना है, तो src करके उसका रेफरेंस देंगे। तो डॉट स्लैश, तो ये फाइल 2 है वो index.html, ये सेम लोग मतलब सेम ही लेवल पे आती है ट्यूटोरियल फोल्डर के अंदर, इस फोल्डर के अंदर ये फाइल्स हैं सभी मौजूद हैं। तो जहाँ तो जिस फोल्डर के अंदर index.html है उसी फोल्डर के अंदर फाइल 2 भी है, तो डॉट स्लैश लगेगा सिर्फ, और आप फाइल 2 का लोकेशन देंगे क्योंकि फाइल 2 को हम रन करेंगे, जो कोड होगा वो रन करना चाहते हैं, तो स्क्रिप्ट सोर्स एंड आप सिंस यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आप जैसे डायरेक्टली देखते हैं एक बार सेव करके और चेक करते हैं कि index.html है उसके अंदर जो फाइल 2 हम जावास्क्रिप्ट के तरीके से उसको रन कर रहे हैं, तो देखते हैं कि वो रन होता है कि नहीं होता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं हुआ है और एरर आया है, इंपोर्ट डिक्लेरेशन में ओनली अपीयर एट टॉप लेवल ऑफ ए मॉड्यूल, तो यहाँ कुछ एरर आ रहा है।
तो एक बार क्या करेंगे, आप इसको टाइप करेंगे और इसको लिखेंगे मॉड्यूल। टाइप मॉड्यूल इसलिए लिखेंगे यहाँ पे क्योंकि अगर हम ये नहीं लिख रहे हैं तो आप देखेंगे कि आप देख पा रहे हैं कि फाइल टू के अंदर जो वेरिएबल यूज़ हो रहा है कंसोल लॉग में नेम, वो प्रिंट नहीं हो पा रहा है क्योंकि हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये जो चीज़ें हैं ये मॉड्यूल्स के अंदर आती है ES6 में। और मॉड्यूल्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट को अगर आपको यूज़ करना है अच्छे से प्रॉपरली तो आपको अपने जावास्क्रिप्ट में बोलना पड़ेगा, टाइप उसका देना पड़ेगा मॉड्यूल। टाइप मॉड्यूल देने के बाद ही वो जो आपने फाइल्स के अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की चीज़ें लिखी है वो काम करेगी। तो अभी मैंने टाइप मॉड्यूल दिया, लेट्स सी की तो टाइप स्क्रिप्ट टाइप मॉड्यूल है, सोर्स बता रहे हैं कि कौन सी जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम को रन करना है, सोर्स बता दिया, फाइल टू के अंदर को रन करना है अपने को। तो फाइल टू में तो रन होगा तो फाइल टू में हम इंपोर्ट कर रहे हैं फाइल 1 से नेम को और उसको प्रिंट करा रहे हैं। तो लेट्स सी कि अगर हम कंसोल लॉग में जाएंगे तो अपने को अजय कुमार देखिए वेरिएबल का वैल्यू जो है वो प्रिंट होते हुए मिल रहा है और प्रिंट हो रहा है फाइल टू में लाइन नंबर 3 पे। देखेंगे कि फाइल टू के अंदर लाइन नंबर 3 पे हम कंसोल लॉग कर रहे थे और वेरिएबल एक्चुअली में हमने कहाँ बनाया था, फाइल 1 के अंदर। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि वेरिएबल फाइल वन में है लेकिन फाइल 2 के अंदर उसको इम्पोर्ट किया और यहाँ पर उसको यूज़ किया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इंपोर्ट एक्सपोर्ट मॉड्यूल्स सेक्शन के अंदर आती है 6 में। तो इस तरीके से आप एक फाइल में चीज़ें बना के उसको दूसरे फाइल्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। सेम ऐसे ही आप फंक्शन भी यूज बना के उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो फंक्शन के लिए हम लिखेंगे नए तरीके से फंक्शन बनाएंगे। पहले तो लिखते हैं लेट एंड यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट स्ट्रिंग एंड इसमें प्रिंट स्ट्रिंग में सिंपली क्या करेंगे, हम एरो फंक्शन बनाते हैं और एक ही लाइन का रहेगा। तो कंसोल लॉग कर रहे हैं तो एक मतलब पहले ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि एक ही लाइन का काम कर रहे हैं। कंसोल डॉट लॉग लिखेंगे और सिंपली इस वेरिएबल को हम यहाँ प्रिंट करना चाहते हैं यहीं पे नेम। ठीक है, और या तो हम कोई और वेरिएबल बना लेते हैं वेरिएबल, तो नए तरीके से बनाएंगे तो लेट करके b=10। ठीक है, तो ये वेरिएबल बनाया लेट b=10 और यहाँ पर इस कंसोल लॉग कर रहे हैं b को। ठीक है, इसका नाम देते हैं फंक्शन का प्रिंट नंबर प्रिंट कर रहे हैं। तो b की वैल्यू 10 है और प्रिंट नंबर फंक्शन है जो क्या करेगा, कंसोल डॉट लॉग करेगा और कंसोल डॉट लॉग में b वेरिएबल को प्रिंट कर देगा जिसकी वैल्यू है 10। तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि इस फंक्शन को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं और इस लेट जो b है इसको हम एक्सपोर्ट करना नहीं चाहते क्योंकि इसका ज़रूरत नहीं है बाहर एक्सपोर्ट करने का। तो हमको ज़रूरी नहीं है कि आप जो भी यहाँ बनाते हैं आप सभी को एक्सपोर्ट करिए, आपको जिसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उसी के आगे आप एक्सपोर्ट लगाइए, जिनको आप एक्सपोर्ट करना नहीं चाहते उसके आगे लगाने की ज़रूरत नहीं है। फंक्शन को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो फंक्शन के आगे एक्सपोर्ट लिखेंगे। बी को एक्सपोर्ट करना नहीं है तो बी के आगे नहीं लिख रहा है। एंड नेम के साथ साथ अब हम किसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, फंक्शन को। तो कोमा करके अब नेम के साथ साथ हम फंक्शन का नाम भी लिखेंगे जिसका नाम है प्रिंट नंबर। तो जो भी फाइल 1 के अंदर मौजूद है तो दोनों वेरिएबल नेम और प्रिंट नंबर फंक्शन दोनों को हम ऐसे इंपोर्ट जैसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे हमने लिखा एंड यहाँ पर हम ये सिंस ये फंक्शन है प्रिंट नंबर तो इसको सिंपली आप कॉल कर सकते हैं प्रिंट नंबर एंड फंक्शन के तरीके से कॉल करेंगे। तो ये कोई इनपुट नहीं लेता है तो हमने यहाँ पे कुछ इनपुट पास नहीं किया, सिंपली इसको कॉल कर दिए। तो फंक्शन 1 प्रिंट नंबर जो फंक्शन है वो फाइल 1 के अंदर मौजूद है लेकिन इसको इंपोर्ट कर रहे हैं फंक्शन को यहाँ एंड यहाँ पर इसको कॉल कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी कि प्रिंट नंबर क्या करता है, बी वेरिएबल को प्रिंट करता है जो बी वेरिएबल भी फाइल 1 के अंदर है जिसकी वैल्यू है 10। तो आप देख सकते हैं कि 10 जो है वो प्रिंट हो रहा है फाइल, और ये फाइल 1 के अंदर प्रिंट हो रहा है क्योंकि हम तो सिर्फ यहाँ से फंक्शन को कॉल कर रहे हैं फाइल 2 से, फाइल 2 से प्रिंट नंबर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और प्रिंट नंबर फाइल 1 में है और फाइल 1 में कौन सी लाइन पे कंसोल लॉग हो रहा है, लाइन नंबर 5 पे। इसीलिए यहाँ पर बोला है कि फाइल 1 में प्रिंट हो रहा है लाइन नंबर 5 पे वेरिएबल बी की वैल्यू 10। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सिर्फ हम वेरिएबल से नहीं फंक्शंस को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं और इंपोर्ट कर सकते हैं दूसरी फाइल में। एंड जिसको आप नहीं करना चाहते हैं उसके आगे आपको एक्सपोर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और सेम ऐसे अगर आपके पास यहाँ पे 10 चीज़ें को आगे आपने एक्सपोर्ट लगाया है लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ 3 चीज़ों को यूज़ करना है तो आप सिर्फ 3 चीज़ों को इंपोर्ट करेंगे।
आपको सब 10 को यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जिसको यूज़ करना चाहेंगे उसी को आप इंपोर्ट कर सकते हैं, जबकि अगर यहाँ पर 10 इंपोर्ट कर सकते हैं तो भी। चलिए एक और केस देखते हैं जिसमें क्या रहेगा। ये फॉर एग्जांपल आपके पास ऐसा सीन है कि आपके पास फाइल 1 के अंदर आपके पास जो भी आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं सब चीज़ों को आपको यूज़ करना है यहाँ पर। अगर आपके पास ऐसा सीन है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर 20 ऐसे वेरिएबल और फंक्शन है, टोटल 20 जिसको आप यहाँ पर इंपोर्ट करना चाहते हैं। अब आप उस केस में अब टोटल 20 को यहाँ लिखने थोड़ी बैठेंगे कोमा कोमा करके। तो आपके पास एक दूसरा तरीका है, अगर आपको सारी चीज़ों को इंपोर्ट करना है किसी फाइल से तो आप ऐसे लिख सकते हैं इंपोर्ट स्टार। स्टार का मतलब होगा यहाँ पे ऑल, और नाम देंगे इसको, इस सब चीज़ों को इंपोर्ट कर रहे हैं, इसको कुछ नाम दे रहे हैं सबको एक। तो सब चीज़ें यहाँ पर कैसे इंपोर्ट होगी, एज एक ऑब्जेक्ट के तरीके से इंपोर्ट हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो ये नेम और प्रिंट नंबर और ये जो भी एक्सपोर्ट चीज़ें होंगी वहाँ पर एक प्रकार से एक ऑब्जेक्ट में सेव होगी वो, और वो यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगी ऑल एज, और कुछ नाम दे दीजिए इसको। तो मैंने नाम दिया फाइल 1, फाइल 1 ही नाम दे दिया कि फाइल 1 से सब इंपोर्ट कर रहे हैं, और उसको एक जो भी सब चीज़ें इंपोर्ट हो रही है यहाँ पर उसको इस वेरिएबल में बोल रहे हैं कि ये वेरिएबल यूज़ करो उसके लिए, फाइल 1 इसमें सेव कर रहे हैं सबको। अब ये फाइल 1 जो है अब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फाइल 1 के अंदर सब चीज़ें रहेगी, फाइल 1 के अंदर सब रहेगी जो फाइल 1 में जो हम यहाँ से भेज रहे हैं, यहाँ से नेम भेज रहे हैं, प्रिंट नंबर भेज रहे हैं, तो ये सब उसके अंदर रहेगा। तो ये एक ऑब्जेक्ट के तरीके से रहेगा, तो इसमें इसके अंदर से नेम निकालना है तो कैसे लिखेंगे, वही ऑब्जेक्ट वाला तरीका, फाइल 1 डॉट नेम। ऐसे ही प्रिंट नंबर फंक्शन, अब इस फाइल तो सारी चीज़ें इंपोर्ट हो रही है फाइल 1 में एज ए फाइल 1, तो ये फाइल प्रिंट फंक्शन को कॉल करने के लिए भी अपने को लिखना पड़ेगा फाइल 1 डॉट प्रिंट नंबर, क्योंकि फाइल 1 में सब चीज़ें हैं जो यहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं ना। और इसके अंदर से आपको जो भी लिखना है, जो भी यूज़ करना है, तो डॉट लगा के वो चीज़ आप लिख देंगे। जैसे फाइल 1 डॉट नेम एंड फाइल 1 डॉट प्रिंट नंबर हम कॉल कर रहे हैं, और यहाँ पर आप देखिए कि आपको नेम वैल्यू एंड फंक्शन जो कंसोल लॉग हो रहा है दोनों प्रिंट होके मिल रहे हैं। तो या दिस इज इट अबाउट मॉड्यूल, एंड अब हम लास्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं इसमें, जो है अपना एरर हैंडलिंग। ठीक है, तो एरर हैंडलिंग से यह मतलब है कि जैसे आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैं कि अभी हम क्या करेंगे, यहीं पे जावास्क्रिप्ट में प्रोग्राम लिखते हैं। मॉड्यूल का हमने ऑलरेडी कवर कर लिया तो उसको हटा देते हैं फिर से, एंड यहाँ पर फॉर एग्जांपल अपने पास कॉन्स्ट करके एक वेरिएबल बनाया ए जिसको वैल्यू दी है 10, एंड आपको पता है कि जब इसकी वैल्यू चेंज करने लगूंगा, क्योंकि ये कांस्टेंट हो गया अब ए जिसकी वैल्यू 10 है, अगर मैं इसको 11 करूँगा तो आपको एरर मिलेगा। अगर आप इसके नीचे कुछ और काम कर रहे होते, फॉर एग्जांपल यहाँ पे नीचे आप एक वेरिएबल बना रहे हैं, लेट ए इक्वल टू बी इक्वल टू 15, एंड कुछ और कर रहे होते, लेट सी इक्वल टू जिसमें आप बी प्लस ए कर रहे होते हैं, एंड कंसोल लॉग कर रहे होते सी को। ठीक है, तो एक ये प्रोग्राम है जिसमें एक वेरिएबल बनाया है कॉन्स्ट करके ए इक्वल टू 11 उसकी वैल्यू है। ठीक है, 10 से उसकी वैल्यू चेंज कर रहे हैं, और फिर नेक्स्ट लाइन पे बी एक बनाया और नेक्स्ट लाइन पे सी बनाया जिसमें बी प्लस ए कर रहे हैं और कंसोल लॉग कर रहे हैं। तो अगर मैं इसको सेव करके रन करता हूँ तो आपको पता चलेगा कि आपको यहाँ पर एरर मिलेगा, इनवैलिड असाइनमेंट टू कॉन्स्ट है लाइन नंबर 10 पे index.html में। लाइन नंबर 10 पे एरर आ गया तो आप देखेंगे कि जिस लाइन पे एरर आता है तो उसके नीचे का प्रोग्राम रन करना बंद हो जाता है। जहाँ पर भी एरर मिलेगा उसके बाद की जो लिखा है आपने वो सब बंद हो जाएगा रन करना, है ना। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपको वो लग रहा है कि कहीं पे एरर आ सकता है, और आप चाहते हैं कि यार मेरा जो नीचे का प्रोग्राम है जो कि मैंने लिखा है वो एग्जीक्यूट करना चाहिए, रन करना चाहिए, वो रुकना नहीं चाहिए, है ना। अगर मुझे कहीं लग रहा है कि कहीं एरर आ सकता है तो उसको आप हैंडल करना चाहते हैं, उस एरर को आप कैच करना चाहते हैं ऐसा बोलेंगे, या फिर आप उसको क्या बोलते हैं उसको सोल्व करना चाहेंगे, है ना।
तो ऐसा कौन सा तरीका है जिसके ज़रिए आप अगर एरर आता है, आपको पता लग रहा है कि यहाँ पे एरर एरर आएगा, तो आप कुछ ऐसा काम करें जिससे कि प्रोग्राम जो नीचे का जो भी लिखा है आपने लाइंस, वो सब रन करे, वो रन करना बंद ना हो। क्योंकि अभी तो लाइन नंबर 10 पे एरर आ रहा है, तो नीचे की लाइंस रन करना बंद हो रही है। तो उसको बोलते हैं ट्राई कैच। ट्राई कैच एक तरीका है जो आपने पहले कभी देखा नहीं होगा। तो ये भी हम कभी कभी यूज़ करते हैं, प्रोजेक्ट में भी यूज़ करेंगे इसको। तो ट्राई कैच से हम ये इंश्योर कर लेते हैं कि अगर एरर आता है तो आप उस एरर को हैंडल करेंगे, कैच कर लेंगे, और आपके जो बाकी का प्रोग्राम रहेगा वो भी रन करना बंद नहीं होगा, वो भी रन करेगा। तो ट्राई लिखते हैं आप, कर्ली ब्रैकेट बनाते हैं, और यहाँ पर आपको जो भी लग रहा है कि जो चीज़ एरर दे सकती है, आप उसको यहाँ लिखते हैं कि ट्राई करो ये चीज़, जो भी मतलब आप जो जिससे भी आपको लगता है कि एरर आ सकता है। और एरर आता है तो आप लिखते हैं फिर कर्ली ब्रैकेट के बाद कैच, कि कैच करो, अगर एरर है तो कैच कर लेना। और कैच कैसे करते हैं आप, जैसे ब्रैकेट लगाते हैं, और इसे जो भी एरर आएगा तो एक आप यहाँ पर एक एरर या कुछ भी नाम दे देंगे वेरिएबल को। तो अगर यहाँ से जो भी एरर आएगा वो इस वेरिएबल की वैल्यू सेट हो जाएगी, और यहाँ पर आपको एरर आने पे जो भी करना है तो आप कर सकते हैं। इसको आपको लग रहा है, हमको किस लाइन पे लग रहा है कि एरर आएगा, ये =11 पे। तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया ट्राई के अंदर। तो थोड़ा स्पेस देंगे क्योंकि कर्ली ब्रैकेट ट्राई के अंदर है ये, तो हमने थोड़ा स्पेस दे दिया =11। अब यहाँ पर जब एरर आएगा तो क्या होगा, एरर आते ही वो एरर, जो भी एरर आएगा उसकी इस एरर ERR जो वेरिएबल है, इसमें उस एरर का जो इन्फॉर्मेशन होगा, जो भी जानकारी होगी कि एरर क्या आया है, उसमें सेव हो जाएगा इस एरर में, है ना। और यहाँ पर आप एरर आने पे अगर कुछ उसको कंसोल लो कराना चाहते हैं, एरर को फॉर एग्जांपल कंसोल लो कराते हैं इस वेरिएबल को, एरर क्या आया तो देखना है ऐसे। तो कैच में ये होगा कि जो भी एरर आएगा यहाँ पर कैच हो जाएगा, इसके अंदर कैच हो जाएगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपको एरर मिला, आपने कैच भी कर लिया उसको, तो नीचे की जो लाइन्स है वो रन करेगी, उनमें कोई दिक्कत नहीं आएगा, वो रन करने लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैं सेव करता हूँ और इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कंसोल लॉग में 25 प्रिंट हो रहा है लाइन नंबर 17 पे, और लाइन नंबर 17 कहाँ है, यहाँ पर। तो देखिए प्रोग्राम यहाँ तक पहुँचा है, ठीक है। तो उसने इसकी वैल्यू 25 प्रिंट करी है। क्यों, क्योंकि ए की वैल्यू 10 थी, ए की वैल्यू आप 11 करने गए, लेकिन एक कांस्टेंट वेरिएबल है तो एरर मिला आपको। तो यहाँ पे एरर आएगा तो यहाँ पर आएगा प्रोग्राम, जो भी एरर आएगा आप उसको कंसोल लॉग कर रहे हैं, ये प्रोग्राम आपका नीचे जा रहा है क्योंकि आपने ट्राई कैच में यूज़ किया है। जो भी आप यहाँ पे लाइनें लिखते हैं, एक से ज़्यादा लाइनें जिस पे भी आपको लग रहा है कि यहाँ पर एरर आ सकता है, उन लाइनों को आप ट्राई के अंदर लिखते हैं। और कैच में ये ERR है, ये जो भी एरर आती है उसका वो उस एरर की इन्फॉर्मेशन आपको इस ERR में सेव हो जाती है वेरिएबल में। इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, यहाँ पर मैंने ERR दिया, लेकिन ऑटोमेटिकली आपको जो भी एरर आएगा वो इन्फॉर्मेशन इसमें सेव हो जाएगी, जो भी आप यहाँ पे वेरिएबल देंगे। अगर आपको वेरिएबल कंसोल लॉग करना है या कुछ नहीं करना है तो आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। तो वो क्या है कि एटलीस्ट आपका एरर जो भी आएगा वो कैप्चर हो जाएगा कैच के अंदर, है ना। तो उसके बाद क्या होगा कि जो नीचे की लाइन्स होंगी उनको रन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ये index.html में 13 लाइन पे ये इनवैलिड असाइनमेंट टू कॉन्स्ट ये प्रिंट हो रहा है ना। और index.html 13 लाइन कहाँ है, यहाँ पर। तो आप देखिए कि जो हमको ये दिख रहा है वो हमने प्रिंट किया एक्चुअली में। तो एरर एरर की ये इन्फॉर्मेशन थी, टाइप एरर इनवैलिड असाइनमेंट, तो ये प्रिंट हुआ है। कहाँ से प्रिंट हुआ है, ये एरर में प्रिंट हुआ है ना। तो जो भी एरर आई थी वो उसकी इन्फॉर्मेशन इस ERR वेरिएबल में सेव हो गई, और उसको हमने कंसोल लॉग किया तो वो मैसेज हमको दिख गया, ठीक है। तो उसके साथ ही साथ नीचे का प्रोग्राम चला, उसने B की वैल्यू 15 करी, फिर C को B में जोड़ा। तो आप देखेंगे कि जो C की वैल्यू आई है वो 25 आई है। वो 25 क्यों आई है, क्योंकि ए की वैल्यू 10 थी, ए की वैल्यू 11 करने गई, लेकिन वो हुआ नहीं क्योंकि एरर आ गया, क्योंकि कॉन्स्ट है। तो ए की वैल्यू एक्चुअली में 11 हुई नहीं और एरर मिल गया अपने को। तो ए की वैल्यू क्या रही, 10 की 10 ही रही, क्योंकि 11 हम कर नहीं पाए। तो ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 15 है, तो 15 + 10 कितना रहेगा, 25। तो कंसोल लॉग में आपको 25 मिला, ना कि 26, क्योंकि 26 हुआ ही नहीं, क्योंकि ए की वैल्यू 11 कर नहीं पाए। तो पुरानी जो वैल्यू थी वही रहेगी ए की, और कंसोल लॉग में 25 प्रिंट हो गया। तो ये होता है ट्राई कैच। तो इस तरीके से हम जब भी आपको लगेगा कि कोई जगह पे एरर आ सकता है कुछ, यहाँ पर तो आपको डेफिनेटली पता ही है कि यहाँ पर एरर है,
लेकिन आप इस तरीके से ट्राई कैच यूज़ करते हैं, अपनी एरर को पकड़ते हैं ताकि आपका बाकी का प्रोग्राम रन करना बंद ना हो। वैसे ट्राई लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट यूज़ करते हैं और उसके अंदर आपको जो भी लग रहा है जहाँ भी एरर आ सकता है वो लाइनें लिखते हैं। और कैच के अंदर फिर कैच लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट के बाद कैच लिखते हैं। जैसे ओपन पैरेंथेसिस क्लोज पैरेंथेसिस में आप एक कोई वेरिएबल देते हैं जिसमें जो भी एरर आएगा उसमें ऑटोमेटिकली उसका इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगा। और इस एरर वेरिएबल के साथ आप जो भी करना चाहते हैं वो आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर कर सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको जो जो भी ट्राई करना है कि कहाँ एरर आ सकता है वो लाइनें आप लिखते हैं, कोड लिखते हैं अपना यहाँ पे। फिर कैच के अंदर आप जो भी एरर आएगा तो कोई भी एरर आएगा तो आप यहाँ पर यहाँ आ जाएगा, वो कैच के अंदर कैप्चर हो जाएगा। ठीक है, तो दैट्स इट गाइस फॉर दिस एडवांस जावास्क्रिप्ट वीडियो ट्यूटोरियल। इसमें हमने CS6 के जो नए तरीके हैं प्रोग्रामिंग को करने के जावास्क्रिप्ट में वो जाने। लेट एंड कॉन्स्ट को हमने यूज़ करना ट्राई किया। इसमें पहले हम वार करके ही वेरिएबल बनाते थे, इसमें हमने लेट एंड कॉन्स्ट के तरीके से यूज़ किया। हमने टेम्पलेट स्ट्रिंग को देखा कि कैसे एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग से या दूसरे कोई भी अलग वेरिएबल बनाया तो उससे जोड़ सकते हैं। और एरो फंक्शंस को हमने इसमें देखा। ऑब्जेक्ट लिटरल्स को देखा हमने कि कैसे जब प्रॉपर्टी और वेरिएबल की नाम सेम हो तो हम कोलन करके हमको लिखने की ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्टली उसको लिख सकते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्टिंग में आपने देखा कि कैसे आप एक ऑब्जेक्ट को खोल सकते हैं, उसके अंदर के जो भी कुछ 50 चीज़ें उसमें से 5 चीज़ें निकालनी है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं वेरिएबल बना के। मॉड्यूल्स को हमने समझा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इसमें देखा हमने। एरर हैंडलिंग को हमने सब देखा कि कैसे ट्राई कैच यूज़ करते हैं और कैसे कोई जब एरर आता है तो उसको हैंडल करते हैं। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर।